हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीमिस्टिफाई। और यहाँ पर हम अपने फिलोसफी सेमेस्टर 1 के कोर्स के साथ कंटिन्यू करते हुए हमने हमारा एक डिसिप्लिन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। दैट डिसिप्लिन इज लॉजिक। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, एक टॉपिक रह गया है जिसका वीडियो विल बी अप वेरी सून। एंड अब हम हमारे दूसरे डिसिप्लिन की ओर बढ़ रहे हैं विच इज इंडियन फिलोसफी। तो आइए एक बार उस डिसिप्लिन की ओर बढ़ने से पहले मतलब शुरू करने से पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, इंडियन फिलोसफी जो है इसमें हमारे पास पहला यूनिट है हिस्टोरिकल ओवरव्यू, राइज ऑफ सिस्टम्स एंड ओरिजिन्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। ये तीनों टॉपिक जो है वी हैव टू डू फ्रॉम 2 बुक्स, जे.एन. मोहंती एंड ए.के. वॉर्डर। सो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 16 to 17 पेजेस है फर्स्ट यूनिट में। तो जे.एन. मोहंती एंड ए.के. वॉर्डर दोनों से हम लोग पढ़ने वाले हैं। द सेकेंड वन इज आउटलाइंस ऑफ इंडियन फिलोसफी, जिसमें हम श्रुति और स्मृति के बीच में डिस्टिंक्शन पढ़ेंगे, धर्म एंड रिलीजन के बीच में डिस्टिंक्शन पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग कर्म, ज्ञान, भक्ति और के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंड श्रेयस और प्रेयस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कथा उपनिषद के रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट में। तो ये हमारे पास जो है वो यूनिट 2 हो गया है। यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 इज यूनिट 3 का फर्स्ट टॉपिक तो हमारा पूरा बुद्धिज्म के ऊपर है। 4 नोबल ट्रूथ्स, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस और प्रकृति, पुरुष और परिमदा सांख्या स्कूल का। तो ये जो है हमारे पास सांख्या स्कूल एंड बुद्धिज्म दो वो है। इसके अलावा हमारे पास पूर्व मीमांसा थ्योरी है और चारवाक और एटोमिज्म ऑफ वशिष्ठिका और अर्ली सांख्या। ये जो है हमारे पास यूनिट 3 हमारा कंप्लीट है, जो कि हम लोग बहुत सारी बुक्स से पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग मेजर इसको दत्ता एंड चैटर्जी से कवर करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा यूनिट 4 जो है वो बहुत ही छोटा सिंपल है। सियादवाद ऑफ जैनिज्म एक छोटा सा टॉपिक है विच वी विल स्टडी फ्रॉम सी.डी. शर्मा। एंड ऑल्सो द न्याय थ्योरी ऑफ परसेप्शन, जिसमें हम प्रम और प्रमाण पढ़ेंगे, और ये भी हम लोग सी.डी. शर्मा से पढ़ने वाले हैं। तो सो विद दिस हमारा पूरा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे यूनिट 1 जे.एन. मोहंती से, इंडियन फिलोसफी अ हिस्टोरिकल ओवरव्यू, ओरिजिन्स। According to the Indian tradition, the various philosophical ideas that were developed in the philosophical systems originated in the Vedas, a body of texts that were composed possibly around 2000 years before Common Era. एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये स्टार्ट करने से पहले जो हम लोग अभी ये इंट्रोडक्शन इसका यानी कि यूनिट 1 हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। ऐसा लगता है कि किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरीके से नए लग सकते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा है सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है। ओके, पहले यूनिट में हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो हर कॉन्सेप्ट का एक इंट्रो जो है वो हमें दिया हुआ है, इसमें एक एक लाइन में वो समझाया गया है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमें नया लग सकता है लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, यूनिट 2, 3, 4 करेंगे, तो ये इंट्रोडक्शन इतना डिफिकल्ट नहीं लगे, क्योंकि इंट्रो में क्या है, हमें सभी टॉपिक्स का जितना भी, जैसे कि हम जे.एन. मोहंती से पढ़ रहे हैं, जे.एन. मोहंती जो बुक है उसका नाम है क्लासिकल इंडियन फिलोसफी। तो हम जे.एन. मोहंती से जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, जो ओरिजिन पार्ट पढ़ रहे हैं, तो जे.एन. मोहंती में जितने भी टॉपिक्स दिए हुए क्लासिकल इंडियन फिलोसफी बुक में, मैं जे.एन. मोहंती बोल रही हूँ, तो जे.एन. मोहंती इज द नेम ऑफ द राइटर। ठीक है, तो उसी तरीके से ए.के. वॉर्डर इज द राइटर, सी.डी. शर्मा इज द राइटर एंड दत्ता एंड चैटर्जी इज द राइटर। तो जब मैं ये नाम बोल रही हूँ तो आई एम नॉट रेफरिंग टू द नेम्स ऑफ द बुक्स बट द राइटर ऑफ द बुक्स। ठीक है, अब तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए, हिंदू ट्रेडिशन में जितने भी फिलोसफिकल आइडियाज हमें देखने को मिलते हैं ना, उनका ओरिजिन कहीं ना कहीं हिंदू ट्रेडिशन में वेदास से होता है। वेदास क्या थे? वेदास एक बॉडी ऑफ टेक्स्ट थे, मतलब 2000 BCE में कहीं ना कहीं ये लिखे गए थे, कंपोज करे गए थे, तो वो थे वेदास। ठीक है, तो एक्चुअली कंपोज करे गए थे, लिखे नहीं गए थे, लिखे बाद में गए थे। पहले वो थ्रू ओरल मीन्स वो आगे बढ़ते थे। तो वेदास में बहुत सारे डिफरेंट थीम्स थे। ठीक है, बहुत सारी अलग अलग चीजों के बारे में बात करा हुआ है। उसमें आफ्टर लाइफ के बारे में है, रिचुअल्स है, सैक्रिफाइसेस है, ट्रेडिशंस है, और बहुत सारी चीजों, आपकी ड्यूटीज है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो एवरीथिंग, बहुत सारी अलग अलग चीजों के बारे में बात करा हुआ है। हिम्स है कि ओके क्या क्या मंत्र उच्चारण करना है, भगवानों के बारे में है, फायर सैक्रिफाइसेस, म्यूजिक, मैजिक, बहुत सारी थीम्स के ऊपर है। पर उसमें हमें
एक चीज हम बहुत ही विदाउट डाउट हम देख सकते हैं कि पूरे वेदास में एक चीज के बारे में बात करी है, एकम सत। ओके, अब ये टर्म्स देखिए, मैं आपको बता दूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज व्हाई वी आर हाईलाइटिंग दीज। तो एकम सत दैट मीन्स द वन बीइंग, उसके बारे में बात करें, जिसका मतलब है कि एक है, कोई एक सुप्रीम पावर है। ठीक है, तो ये जो है अंडरलाइज अ डाइवर्सिटी ऑफ एम्पेरिकल फिनोमेना, सभी फिनोमेना की डाइवर्सिटी को वो करते हुए है, एंड into the origin of all things। तो मतलब there is no doubt that one finds in them an exemplary spirit of inquiry into the one being and into the origin of all things। मतलब पूरे वेदास में जो है इंक्वायरी करी गई है, ऐसे मतलब है कि एक तरीके से एक सच ढूंढने की कोशिश करी गई है कि ये क्या है, कोई क्या एक सुप्रीम बीइंग है, क्या कोई एक ऐसी चीज है जो मतलब सुप्रीम है, सुप्रीम पावरफुल है, उसके आगे कुछ नहीं है, व्हाट इज दैट थिंग, और वो किससे बना है, वो क्या है, क्या वो कोई सोल है, कोई वो मतलब व्हाट इज दैट। एंड ऑल्सो एन इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन ऑफ ऑल थिंग्स। ठीक है, ओरिजिन ऑफ ऑल थिंग्स मतलब कैसे शुरू हुआ, क्या मतलब सबसे शुरुआत में कोई एक जीवित चीज थी, अजीवित चीज थी, जिससे पूरी दुनिया की उत्पत्ति हुई है, व्हाट वाज दैट। तो हम उसके बारे में क्वेश्चंस हमें एक तरीके से पता चलते हैं कि उसके बारे में उसकी तरफ बढ़ के कहा गया है, उसकी तरफ पॉइंट आउट तरीके से किया गया है, और हमें और भी पता चलता है कॉन्सेप्ट ऑफ रथ दैट इज ट्रूथ और मॉरल ऑर्डर, कर्मा एंड आफ्टर लाइफ, एंड द थ्री क्वालिटीज और द गुणा सत्व रजस एंड तमस विच कॉन्स्टिट्यूट नेचर दैट इज प्रकृति। तो इन सब के बारे में हमें वेदास में एक तरीके से इंक्वायरी करते हुए इसके बारे में एक तरीके से हमें पढ़ने को मिलता है। जब हम वेदास पढ़ेंगे तो ये आइडियाज कहीं ना कहीं हमें मिलेंगे। उपनिषद्स, अब उपनिषद्स क्या थे, उपनिषद्स अ ग्रुप ऑफ टेक्स्ट जो कि वेदास के बाद हुए थे, 1000 BC से स्टार्ट हुए थे कंपोज होना, और गौतम बुद्धा के टाइम तक वो कंपोज हुए थे। मतलब वो ऐसा नहीं कि ठीक है थोड़े से वक्त में कंपोज हो गया, नो, दे वर कंटिन्यूसली बीइंग कंपोज्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ओके, तो हम बात करें गौतम बुद्ध के टाइम की, मतलब गौतम बुद्ध का टाइम पीरियड इज अराउंड 500 BC। तो 1000 BCE से 500 BC मतलब फॉर 500 years उपनिषद को कंपोज किया गया। ठीक है, तो अब जो उपनिषद्स में मतलब वेदास के बाद ये जो उपनिषद्स हुए उसमें हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि जो थिंकिंग है while still retaining its poetic flavor develops a more strictly philosophical character। तो it is actually in the उपनिषद्स, वेदास कब कंपोज हुए 2000 BC में, उपनिषद्स कब कंपोज होना स्टार्ट हुए 1000 BC से लेकर 500 BC तक, मतलब वेदास के 1000 साल बाद, और करीबन 500 साल तक इनका कंपोजिशन चलता रहा उपनिषद्स का। तो उपनिषद्स में कहीं ना कहीं हमें और ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग फिलोसॉफिकल कैरेक्टर डेवलप होता हुआ दिखता है। ठीक है, जैसे कि उपनिषद्स में कॉस्मोलॉजी के बारे में तो बहुत बातें करी है कि जैसे कोई इतने सारे जीव कैसे आए धरती पर, क्या कोई एक ही था, मतलब फिर उसके बाद एक से वो बहुत सारे कैसे बने, इस तरीके से साइकोलॉजी कि एक इंसान में क्या होता है, उसका क्या है, मतलब आत्मा है, शरीर है, आत्मा या शरीर अलग अलग है कि एक है, कि मन क्या है, मतलब एवरीथिंग, इस टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप की थ्योरीज। तो हमें कहीं ना कहीं दिखता है कि उपनिषद्स में there are attempts to reinterpret the elaborate Vedic sacrifices, and in the long run a multifaceted defense of one central philosophical thesis, the identification of the Brahman, that is the highest and the greatest source of all things, with the Atman, that is the self with each person। तो कहने का मतलब है कि उपनिषद्स में कहीं ना कहीं बहुत कॉस्मोलॉजी, साइकोलॉजी, इन सब की बात तो की हुई है, दुनिया, यूनिवर्स, कॉस्मोस वगैरह, इन सब के बारे में बात भी करी गई है। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं वेदास का री इंटरप्रिटेशन भी हमें उपनिषद्स में देखने को मिला है। वेदास को किस तरीके से उसके रिचुअल्स को, उसके सिंबल्स को री इंटरप्रेट किया गया कि वेदास क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, एंड इन सबके सेंटर में हमें एक जो थीसिस, फिलोसॉफिकल थीसिस जो बहुत ही सेंट्रल है उपनिषद की, वो क्या देखने को मिलती है कि ब्राह्मण का आत्मन के साथ एक मिल जाना। ब्राह्मण क्या है, द हाईएस्ट एंड द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ ऑल थिंग्स, मतलब हर चीज का सोर्स,
सबसे सुप्रीम थिंग, सबसे ग्रेटेस्ट सोर्स हर चीज का, जितने भी जीव जंतु, लिविंग वगैरह नॉन लिविंग थिंग्स है, वो सभी उस ब्राह्मण से पैदा हुए हैं। एंड उस ब्राह्मण का आत्मन से के साथ मिल जाना, आत्मन मतलब आत्मा, एक तरीके से द सेल्फ विद इन ईच, मतलब हर एक इंसान के अंदर जो उसकी आत्मा है वो जाके उस ब्राह्मण के साथ जाके मिल जाना। तो इस तरीके का एक आइडिया हमें उपनिषद में देखने को मिलता है। तो इस आइडेंटिफिकेशन के साथ ही जो उपनिषद में जिस ये ब्राह्मण एंड आत्मन का जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया है, इसके साथ उपनिषद ने एक बहुत बड़ा जायंट लीप लिया इंडियन फिलोसफी में, मतलब एक बहुत बड़ा स्टेप लिया और इंडियन फिलोसफी को डेवलप किया, उसको बहुत ज्यादा एक अलग ही लेवल पर लेकर गया। वेदास ने पहले ही डिसाइड कर रखा था इन द नसादिया सूक्त, ठीक है, नसादिया सूक्त में वेदास पे ऑलरेडी डिसाइड करा हुआ था कि हर चीज की शुरुआत में देयर मस्ट हैव बीन बीइंग एंड नॉट बीइंग, मतलब हर चीज के पैदा होने से पहले या हर चीज के होने से पहले एक ऐसी चीज थी जो जीवित थी और एक जैसी थी जो अब देखिए बीइंग एंड नॉन बीइंग अगेन क्या है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो सकता है। तो हमें यहाँ पर स्पेसिफिक टर्म्स का यूज करना है, वी आर टॉकिंग अबाउट बीइंग एंड नॉन बीइंग। तो वेदास के अकॉर्डिंग इन द नसादिया सुक्ता that at the beginning of things there must have been being and non-being, क्योंकि for something cannot come out of nothing, मतलब कोई भी चीज ऐसा नहीं कि कहीं से भी किसी में से भी ना हो, कोई चीज किसी से निकल कर आती है। जैसे अगर हम बात करें टेबल की, तो टेबल कहाँ से निकल के आता है, पेड़ में से, पेड़ से हमें लकड़ी मिलती है, पेड़ कहाँ से निकल के आता है, बीज में से, बीज कहाँ से आता है, हमें फल में से मिलता है, फल कहाँ उगता है, फिर पेड़ पे उगता है। तो मतलब कहने का मतलब है कि हर चीज कहीं ना कहीं से निकल के हमारे पास आई है, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज एकदम कहीं से भी आ गई, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अब कहा जाता है कि वो एक ऐसी चीज, वो एक प्रिमेबल बीइंग, मतलब सबसे पहली वो चीज जिससे बाकी सभी चीजों का बर्थ हुआ है, वो उसकी स्पिरिट हर किसी में सेम है, मतलब द प्रिमेबल बीइंग वाज सेड टू बी द सेम एज द स्पिरिट विद इन, मतलब हमारे अंदर जो स्पिरिट है। अब देखिए अगेन, सोल इज अ डिफरेंट थिंग, आत्मा इज अ डिफरेंट थिंग, मन इज अ डिफरेंट थिंग, कॉन्शियसनेस इज अ डिफरेंट थिंग। जब हम बात फिलोसफी की करते हैं, इंग्लिश अगर हम लैंग्वेज के टर्म्स में बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग उनको कई बार सिनोनिमसली यूज कर लेते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट फिलोसफी में हर चीज का एक अलग मतलब हो जाता है। फिलोसफी में द लिविंग and the being, both of them can be a different thing, तो इसलिए we have to be very careful with the terms that we are using। तो जो प्रिमेबल बीइंग है, यानी वो एक ऐसी चीज जिससे बाकी सभी चीजें निकल के आई है, उसकी स्पिरिट उन सभी जो आज लिविंग थिंग्स है, जो सभी के अंदर स्पिरिट है, उनसे मेल, मतलब वो इट इज द सेम थिंग, दे आर सिमिलर, वो एक ही चीज है। The highest wisdom was intuitively realizing this identity of subject and object। तो हमें इसी आइडेंटिटी को करना है कि वो एक चीज एंड जो हमारे अंदर रिसाइड कर रही है वो एक चीज, बोथ ऑफ देम आर द सेम थिंग, एक ही चीज। आप समझ लो कि जैसे उसी चीज का एक अंश हमारे अंदर है, एक उसका टुकड़ा, एक उसका पीस हमारे अंदर रिसाइड कर रहा है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो दैट इज वॉट दे आर टॉकिंग अबाउट हियर, इस बारे में बात करें, तत् त्वम असि, ओके, ये हमें ध्यान रखना है। How to know this identity was the question. Suggestions range from a contemplative meditation to austere self-mortification. The idea of yoga and a picture of the yogin make their appearance, possibly having a different origin, and blend with the central thesis of the Upanishads. If the real behind empirical nature is the universal spirit within, is then the world merely phenomenal appearance like the magician's creation Maya, or
is the Brahman Atman to be constructed as the indwelling spirit of all things, Sarvam Khalu Idam Brahman. These become the leading disputational questions among the commentators on the Upanishads and among the various schools of the Vedanta philosophy. तो यही अब बात हो रही है कि ये आइडेंटिटी को कैसे पहचाने, वो प्रिमेबल बीइंग को कैसे पहचाने जो हमारे अंदर रिसाइड कर रहा है, कि आत्मन ब्राह्मण क्या है, क्या ये है हर चीज का मतलब, या फिर अगर वो प्रिमेबल बीइंग का कॉन्सेप्ट सेम है कि अल्टीमेटली जिस चीज से हम सबकी ओरिजिन हुआ है वो हमारे अंदर ही रिसाइड कर रहा है, अगर वो सेम है तो क्या बस हमारे आसपास जो दिख रहा है क्या सिर्फ ये माया है, सिर्फ ये वर्ल्डली थिंग्स, इनका कोई मतलब नहीं, व्हाट इज ऑल दिस, इस टाइप के सभी क्वेश्चंस जो है वो हमें फिर इससे ओरिजिनेट होते हुए दिखते हैं. एंड काफी क्रिटिसिजम्स भी है, डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस भी है कि व्हाट इज ऑल दिस, इसके बारे में डिस्कशंस भी है, एंड बहुत लंबे समय से ये चलता हुआ आ रहा है. तो ये जो हमने अभी तक ओरिजिन्स पढ़ा, ये बता रहे कि इंडियन फिलोसफी का ओरिजिन कहीं ना कहीं हमारे वेदास के साथ हुआ है, हिंदू ट्रेडिशन में इंडियन फिलोसफी का. ओके, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट कि हिंदू ट्रेडिशन में, क्योंकि वेदास एक ऐसी बॉडी ऑफ टेक्स्ट है विच इज ओनली एक्सेप्टेड इन हिंदुइज्म. ओनली एक्सेप्टेड से मतलब है कि एक तरीके से रिलीजियस टेक्स्ट है वेदास. इट वॉज मेड फॉर एवरीबडी मतलब, बट ओनली द हिंदू पीपल मेजरली फॉलो दिस. ठीक है, एक तरीके से एक रिलीजियस टेक्स्ट है ये, क्योंकि अभी हम लोग आगे बुद्धिज्म अलग पढ़ेंगे, जैनिज्म अलग पढ़ेंगे, ऑल ऑफ दीज आर ऑल्सो डिफरेंट थिंग्स. तो रिलीजन के साथ भी फिलोसफी का बहुत ज्यादा मेल खाता हुआ है. राइज ऑफ द एंटी वैदिक नेचुरलिस्टिक एंड स्केप्टिकल थिंकिंग. तो अभी तक हमने वैदिक थिंकिंग पढ़ ली कि अब वेदास ने कैसे इंडियन फिलोसफी को कंस्ट्रक्ट करा. अब हम पढ़ेंगे एंटी वैदिक को, कि कैसे अब वेदास के अगेंस्ट एक लहर उठी. It was toward the end of the Upanishadic period, most probably when the major Upanishads had been composed, that in the northeastern region of the Gangetic plain at the foothills of the Himalaya mountains, in the present state of Bihar, there was born a most remarkable person, Gautam, the Sakya or the Lichavi clan, the son of the elected chief of a small republican country. तो अब उपनिषदिक पीरियड के एंड में जो उपनिषद कब तक, मतलब उपनिषदिक पीरियड कब तक था, 500 बीसी तक हम अराउंड कह सकते हैं, 600-500 बीसी तक. उसके एंड में जब लगभग सभी बड़े उपनिषद कंपोज हो चुके थे, तब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में यानी बिहार, ठीक है, हिमालय चोटी के फुटहिल्स में बिहार स्टेट में एक इंसान का जन्म हुआ जो था गौतम. He belonged to the Sakya of the Lichavi clan in circa 560 BCE. circa मतलब ये C का साइन है, that means circa, इसका मतलब approximately इसके आसपास. तो वो एक इलेक्टेड चीफ का बेटा था गौतम. ठीक है, तो गौतम के लाइफ के बारे में बहुत सारी स्टोरीज हमें देखने को मिल जाती है. ठीक है, अलग अलग स्टोरीज है, और कुछ बहुत कम ऐसी चीजें हैं जो हमें बहुत ही सर्टेनिटी के साथ पता है, बहुत श्योरिटी के साथ पता है कि हाँ यही था. तो हमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, और जो इन्फॉर्मेशन है उसमें भी हम बहुत डाउटफुल है, बिकॉज ऑफ कोर्स हम इतनी पुरानी बात कर रहे हैं. 560 BCE means 2500 years ago from today. आज से 2500 साल पहले की हम बात कर रहे हैं. The story about his experiences of old age, sickness and death, experiences of existential anguish, which led him to renounce his princely and worldly life and set him on the tortuous path to enlightenment is rather well known. तो हम सभी कहीं ना कहीं इंट्रोडक्टरी मतलब एक ब्रीफ स्टोरी जानते हैं कि गौतम जो थे वो काफी हैप्पी, मतलब उनको हमेशा सभी दुख वगैरह से दूर रखा गया. बट एक दिन उनको एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक भीख मांगता हुआ भिक्षु, इस तरीके से कुछ दिखता है, और एक डेथ दिखती है कि अच्छा एक आदमी मर गया और सभी लोग उनको क्रिमेशन के लिए लेकर जा रहे हैं, स्टफ लाइक दैट. तो इस टाइप से स्टोरी की उन्हें वो दिखते हैं, एंड दैट इज व्हेन उन्हें रियलाइज होता है कि व्हाट इज दिस ट्रूथ, मतलब एक्सपीरियंसेस ऑफ एग्जिस्टेंशियल एंग्विश
एक्सपीरियंस ऑफ एग्जिस्टेंशियल लैंग्वेज मतलब जब हम जी रहे हैं तो वाई आर वी फेसिंग सो मच डिफिकल्टीज, इतने दुख हमें क्यों देखना पड़ रहा है, इतनी सफरिंग हमें क्यों देखनी पड़ रही है, एंड इसका रीजन क्या है, इससे छुटकारा कैसे मिले, ये सभी क्वेश्चंस चलते हुए एंड उन्होंने अपनी प्रिंसली लाइफ को रिनाउंस कर दिया। वो खुद एक सेंट टाइप, भिक्षु टाइप बन गए एंड इन क्वेश्चंस के सर्च में टॉर्चरस पाथ पे निकल गए। तो एनलाइटनमेंट जब उन्हें मिल गई, ठीक है, तो एनलाइटनमेंट मतलब द विजडम दैट कंटेन्ड हिज आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ हाउ टू एस्केप सफरिंग। तो जब उन्हें एनलाइटनमेंट मिल गई, जब उन्हें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि सफरिंग से कैसे छुटकारा पाया जाए, तब गौतम ने अपने सबसे पहले सरमन इज लाइक अ भाषण, मतलब एक रिलीजियस भाषण टाइप है, आपको एक चीज सिखाते हुए, द फोर फोल्ड नोबल ट्रूथ्स। तो उनका सबसे पहला सरमन था द फोर फोल्ड नोबल ट्रूथ्स, द फोर नोबल ट्रूथ्स विच आर वेरी वेरी फेमस। और वो आज भी बुद्धिज्म का सेंट्रल बिलीफ सिस्टम है, और बहुत सारे जो थ्योरीज है, जो डॉक्ट्राइन्स है बुद्धिज्म में, जो आइडियाज है, दे ओरिजिनेट फ्रॉम दीज नोबल ट्रूथ्स, ठीक है, which remain the central belief of Buddhism through all its exuberant growth of sects, schools, rituals and practices। तो आज बुद्धिज्म की जितनी अलग अलग प्रैक्टिसेस है, रिचुअल्स हमें देखने को मिलते हैं, उन सभी का ओरिजिनेशन, उन सभी का सेंटर अभी भी कहीं ना कहीं आर द फोर नोबल ट्रूथ्स, जो कि गौतम का सबसे पहला सरमन था। The noble truths are the truth of suffering. Existence is marked by suffering. ओके तो अब उनके फोर नोबल ट्रूथ्स क्या थे, जो हम लोग यूनिट 3 में जैसे कि हमने सिलेबस डिस्कस करा है, डिटेल में पढ़ने वाले। तो द फोर नोबल ट्रूथ्स आर ट्रूथ ऑफ सफरिंग, दैट मीन्स देयर इज सफरिंग, आप जब तक जीवित है आपको कुछ ना कुछ सफरिंग होगी। सेकेंड इज द ट्रूथ दैट सफरिंग हैज अ कॉज एंड दैट कॉजेज क्रेविंग, आपके डिजायर्स, आपके विशेष, जो आप चीजों की इच्छा करते हैं या लालच करते हैं, दैट इज द कॉज ऑफ सफरिंग। तो द फर्स्ट नोबल ट्रूथ इज सफरिंग, ओके, देयर इज सफरिंग व्हेन, जब हम रहते हैं तो हमें सफर करना पड़ता है। द सेकेंड नोबल ट्रूथ इज कॉज ऑफ सफरिंग, एंड वो कॉज क्या है, क्रेविंग, तरसना, ओके। द थर्ड नोबल ट्रूथ इज दैट देयर इज एन एंड टू सफरिंग, दैट इज निर्वाणा, ठीक है, निर्वाण मतलब कि इस सफरिंग का एक अंत होता है, इस सफरिंग से हमें छुटकारा मिल सकता है। एंड द फोर्थ ट्रूथ इज द ट्रूथ दैट देयर इज अ पाथ, दैट इज द मार्ग टू रीच द एंड, टू रीच दैट एंड, किसका एंड, द एंड ऑफ सफरिंग, एंड टू सफरिंग वाले पार्ट, दैट इज निर्वाणा में पहुंचने के लिए देयर इज अ पाथ। तो द फोर नोबल ट्रूथ्स आर देयर इज सफरिंग, देयर इज कॉज ऑफ सफरिंग, देयर इज एन एंड टू सफरिंग, एंड देन देयर इज अ पाथ, देयर इज अ वे towards the end of suffering। and वो right path क्या है, the eightfold right path। तो ये इस तरीके से गौतम, अब देखिए हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं एंटी वैदिक और उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन दिस। तो आजीविका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यस, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हम लोग थोड़ा सा वो भी पढ़ेंगे। तो ये सब जो है ना, ये एंटी वैदिक है, और इन सबका इस वाले में जो हम इंट्रोडक्शन ओरिजिन पढ़ रहे हैं, इसमें सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। दिस पाथ डिस्क्राइब्ड एज द मिडल वे, अवॉइडिंग द एक्सट्रीम्स ऑफ सेंशुअस इंटेलिजेंस विच इज वल्गर, लो एंड अनस्पिरिचुअल। तो इस पाथ को, द पाथ टू द एंड ऑफ सफरिंग, द मार्ग, अवॉइडिंग द एक्सट्रीम्स ऑफ सेंशुअस इंटेलिजेंस मतलब मिडल पाथ इसलिए, एंड सेल्फ टॉर्चर विच इज पेनफुल, यूजलेस एंड ऑल्सो अनस्पिरिचुअल, कंसिस्ट ऑफ 8 कंपोनेंट्स। तो ये पाथ जो है, इसमें वल्गैरिटी, लोलीनेस, अनस्पिरिचुअलिटी, पेनफुल, मतलब ये एक्सट्रीम चीजें नहीं है, हम इन एक्सट्रीम चीजों में इंडल्ज नहीं करते हैं, और एक मिडल पाथ लेते हैं, ठीक है, एक मिडल, बीच का मार्ग जिसे कहा जाता है, एक मिडल पाथ लेते हैं, एंड इसमें देयर आर 8 कंपोनेंट्स ऑफ दिस पाथ, दैट इज द राइट, जस्ट अ मिनट, and there are 8 components. What are the 8 components? Right views, right intention, right speech, right action, right livelihood, right mindfulness, right effort and right concentration। तो इस तरीके से there are 8 components of the middle path। मतलब हम एक्सट्रीम चीजें ना करके, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अपने आप को टॉर्चर करना है, अपने आप को पेन देना है, नथिंग लाइक दैट, एक्सट्रीम्स पे ना जाके हम एक बीच का रास्ता मिडल पाथ से होते हुए, एंड द 8 components of the 8-fold path, मतलब द राइट पाथ, द मार्ग है।
उनके सर्मन्स में गौतम बुद्धा ने जितने भी अपने सर्मन्स दिए हैं, जितने उन्होंने कॉन्वर्जेशंस करे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, गौतम ने मेटाफिजिकल क्वेश्चंस को अवॉइड किया है और सिर्फ टीच किया है द पाथ टू डिलीवरेंस फ्रॉम सफरिंग। तो अब यहाँ पर हमें एक चीज ये भी देखने को मिलती है कि बुद्धा के बारे में जो भी चीजें हमें है उसमें metaphysical questions. Now what is metaphysical questions? Metaphysical is मतलब एक तरीके से what is world, reality, मतलब उन टाइप के क्वेश्चंस को अवॉइड किया है बुद्धा ने। तो मतलब जैसे कि वर्ल्ड एंड रियलिटी एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, मतलब इस तरीके से दिस इज व्हाट मेटाफिजिक्स इज। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है मेटाफिजिक्स में, उसको उन्होंने अवॉइड करने की उसको उन्होंने अवॉइड करना मतलब उस पे वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, मेटाफिजिक्स के ऊपर ध्यान न देते हुए व्हाट इज द रियलिटी, थिंग, नेचर, कॉस्मोस, इस टाइप के क्वेश्चंस पे ध्यान ना देते हुए, और बुद्धा ने सिर्फ और सिर्फ टीचिंग द पाथ टू डिलीवरेंस फ्रॉम सफरिंग, मतलब सफरिंग को कैसे खत्म करना है उसके ऊपर ही फोकस करा। बुद्धिज्म बहुत शुरुआत से ही कुछ सर्टेन फिलोसॉफिकल बिलीव्स पे कमिटेड था, दैट इज रिजेक्शन ऑफ द उपनिषदिक थीसिस ऑफ आत्मन, कि एक आत्मन है हमारा सेल्फ विद इन ईच पर्सन, जो फिर जाके उससे ब्राह्मण से मिल जाता है, ये सब चीजें। रिजेक्शन ऑफ एनी परमानेंट सब्सटेंस of which the no self doctrine may be regarded as a specific application. तो no self, that is non-existence, the theory of non-existence of soul, that is the no soul theory हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो permanent और theory of momentariness भी पढ़ने वाले हैं। A belief in a strict principle of casual dependence called dependent origination, तो इसको मतलब एक strict principle of casual dependence। तो यहाँ पर ये कुछ आइडियाज है जिनको हम ऑफकोर्स डिटेल में जब हम बुद्धिज्म पढ़ेंगे थोड़ा बहुत कुछ टच करेंगे, नॉट डिटेल बट अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस ऑफ द NEP 2020 उसमें हमें बहुत ज्यादा उसमें डीप डेल्व नहीं करना है इन टॉपिक्स में, बट स्टिल वी आर गोइंग टू रीड इट। ठीक है, टू विच ऑल एग्जिस्टेंस इज subject belief in karma and rebirth and the belief in eventual deliverance. Thus, Gautam did not really reject the Upanishad thesis, rejecting the fundamental metaphysics of Atman. He still adhered to the other major components, rebirth, karma and moksha. तो पूरी तरीके से उपनिषद को उन्होंने मना नहीं करा, बट स्टिल rebirth, कर्म, मोक्ष को भी उन्होंने एक्सेप्ट करा। Gautam represented a growing revolt against the Brahmanism as it spread eastward along the Gangetic Valley, क्योंकि उस टाइम पे वेदास उपनिषद का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस था, एंड ब्राह्मणिज्म हम सब ने पढ़ा हुआ है कि हिंदू ट्रेडिशन में कैसे ब्राह्मण्स वर द डोमिनेटिंग वन, द 4 वर्णास का ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, कॉमन कॉन्सेप्ट है, हम सभी को पता है कि 4 वर्णास, उसमें ब्राह्मण्स का डोमिनेशन कैसे रहा है हमेशा से, वो सबसे ऊंची जाति मानी गई है। तो गौतम बुद्ध जो थे उनकी जो एक तरीके से फिलोसफी थी, थिंकिंग थी, इट वाज रिवोल्टिंग टू दिस ब्राह्मणिज्म, क्योंकि वो 4 वर्णास को एक्सेप्ट नहीं करते थे, उसके रिजेक्ट करते थे। The revolt was as much as against religious theory and practice as against the monarchical state which the Hindus glorified. A society ridden with priestcraft and caste, ये casteism, वो 4 varnas, वो पूजा पाठ, रिचुअल्स, रिलीजन, इन सभी चीजों को बुद्ध की थ्योरी ने, बुद्ध के फिलोसफी ने रिजेक्ट करा है। बट गौतम was not the only, nor was he the first rebel. The Vedic literature already bears evidence towards skeptical self-criticism. There were skeptics such as Sanjay, who when questioned as to whether there was an afterlife said, I do not say there is an afterlife and I do not say there is no afterlife. Thus using to recall Matilal's word, illocutionary negation is contrasted with propositional negation. तो कहने का मतलब ये है कि गौतम बुद्ध was not the first one, सबसे पहले नहीं थे जिन्होंने वेदास को रिजेक्ट करा था, और ना ही वो आखिरी थे। उनके अलावा उनके पहले भी कई लोग थे जिन्होंने वेदास को, उनकी थ्योरी को, उसके डोमिनेशन को रिजेक्ट करा। उसमें से एक संजय, जिसका यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। मैं नहीं कहता कोई आफ्टर लाइफ है और मैं नहीं कहता कि कोई आफ्टर लाइफ नहीं है। तो मातीलाल के वर्ड में इलोक्यूशनरी निगेशन कॉन्ट्रास्टेड विद प्रोपोजिशनल नेगेशन।
ओके तो मतलब ये दो चीजों को कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, निगेट कर रहा है, दोनों में नहीं की बात हो रही है, पर वो नहीं कैसे हो रहा है देखिए, डू नॉट से देयर इज एन आफ्टर लाइफ, डू नॉट से नो आफ्टर लाइफ। तो नो एक पहले इसमें डू नॉट से एंड आई डू नॉट से नॉट, तो इस तरीके से वो निगेट कर रहे हैं दोनों चीजों को अलग अलग तरीके से। This sort of skepticism seems to have had some influence of Buddhism. तो बुद्धिज्म में इसका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। तो प्री बुद्धिस्ट फिलोसफीज में वन टेक्स्ट दैट इज द सूत्र कृतंग mentions 363 schools of which 180 were Kriyavidins. Now what is Kriyavidins? The believed in the efficacy of actions. तो क्रियावदिन, क्रिया मतलब क्या होता है, काम, तो एफिकेसी ऑफ एक्शन का मतलब आप जो कर्म जैसे करते हो वैसा ही आपको उसका फल मिलेगा। 84 ऐसे थे जो अक्रियाविदिन्स थे, जो कि एक्शन में बिलीव नहीं करते थे, दे वुड बिलीव इन अ कॉस्मिक ऑर्डर और फॉर्च्यून और इस टाइप की चीजों में। 67 वर अजननिकास who claimed not to know, so were skeptics. तो अजननिकास मतलब they were doubtful, they were skeptics, हमें नहीं पता कि कर्म का होता है, क्रिया का होता है, नहीं होता है, what is it? And the 32 were Vedaikas, that is they believed in salvation by good conduct, कि आप गुड कंडक्ट करो, आपका अच्छा बिहेवियर हो, आपकी अच्छी थिंकिंग हो, तो आपको सैल्वेशन मिलेगा। तो इस तरीके से स्कूल्स ऑफ थॉट थे। स्कूल्स ऑफ थॉट का मतलब इस तरीके से देयर वर डिफरेंट पीपल, डिफरेंट वेज टू थिंक अबाउट सैल्वेशन एंड सच क्वेश्चंस। तो ये नंबर्स हो सकता है एग्जैजरेटेड हो सकता है कि इतने सारे स्कूल्स ऑफ थॉट ना हो, 32, 180, 363 हो सकता है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं उस तरफ एक डायरेक्शन दिखाता है कि उस तरफ स्टेप्स लिए गए हैं उस डायरेक्शन में। Among the skeptics, beside the famous Sanjay, there were those who refused to accept any claim to knowledge owing to the contradictory conclusions and no agreements reached. Those who questioned the concept of omniscience and those who emphasized the difficulty of knowing the other's mind. The Buddha in the Sangarva Sutra classifies his predecessors and contemporaries into traditionalists, the rationalists and metaphysicians, and the experimentalist who appeal to a personal higher knowledge of the truth. Gautam regarded himself as belonging to this last group. तो गौतम जो है, उन्होंने, बुद्धा ने क्या करा अपने सूत्र में, अकॉर्डिंग टू बुद्धा उन्होंने अपने प्रेडेसेसर्स या कंटेम्पररीज जो उन्हीं के साथ वाले थे या उनके पहले जो लोग थे, उनको 4 भागों में डिवाइड करा। पहला तो ट्रेडिशनलिस्ट जो ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, यानी जो वेदास और उपनिषद को मानने वाले थे। सेकेंड वर द रैशनलिस्ट, ठीक है, रैशनलिस्ट मतलब वो वेदास वगैरह को नहीं मानते थे, दे वर्कड अकॉर्डिंग टू रैशनल इंटेलेक्ट। द थर्ड वर द मेटाफिजिशियंस जो कि वर्ल्ड एंड रियलिटी एंड इन सब चीजों को मानते थे। एंड देन दे वर द एक्सपेरिमेंटलिस्ट जो कि एक्सपेरिमेंट करके मतलब एक हायर नॉलेज ऑफ द ट्रूथ की तरफ बढ़ते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। और गौतम बुद्ध अपने आप को एक्सपेरिमेंटल बताते थे बिकॉज उन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरीके अपनाए, ढूंढे, और उसके थ्रू फिर उनको एनलाइटनमेंट मिला। ही वेंट थ्रू वेरी टॉर्चरस पाथ। प्री बुद्धिस्ट फिलोसोफर्स जिन्होंने ब्राह्मणिक बिलीफ को रिजेक्ट करा, ठीक है, स्पेशल मेंशन मस्ट बी मेड ऑफ द अजीविकास हुज लीडिंग मेंबर्स वाज मखाली। नाउ अजीविकास जिनके मखाली गौशाला जो थे वो लीडिंग मेंबर थे। ही बिलीव्ड इन स्ट्रिक्ट डिटर्मिनिज्म, रिजेक्टेड फ्रीडम ऑफ द विल, eschewed an atomistic cosmology and practiced austere asceticism. तो austere asceticism practice करा, atomistic cosmology, इन सभी का मतलब ये होता है कि पहला तो strict determinism, कि आपको अपने ऊपर पूरी तरीके से काबू होना चाहिए, अपने आप को पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट डिटर्मिनेशन होना चाहिए। रिजेक्टेड फ्रीडम ऑफ द विल, यानी ऐसा नहीं कि जो आपकी इच्छा है वो कर लो, नहीं, उसको रिजेक्ट करना। यू हैव टू बी वेरी थॉटफुल ऑफ योर एक्शंस, यू हैव टू बी वेरी कंट्रोल्ड इन योरसेल्फ, आपको अपनी इच्छाओं को कहीं भी नहीं लेके जाना, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद एवरीथिंग। एश्यूड एंड एटोमिस्टिक कॉस्मोलॉजी एंड प्रैक्टिस्ड ऑस्टियर एस्टिसिज्म, कहने का मतलब है बहुत ज्यादा जो एक्सट्रीम साधना एंड वो वाला जो पाथ होता है उसको उन्होंने फॉलो करा, मखली गोसाला ने। अदर मेंबर्स ऑफ दी स्कूल वर पुराणा कस्सपा, अजिता केसकंबली एंड पकुदा कच्चायना। तो ये जो वो अलग और मेंबर्स थे। These intellectual rebels had their influence on Gautam as well as महावीर। तो गौतम के साथ साथ महावीर पर भी इनका इन्फ्लुएंस था, जिन्होंने जैनिज्म फाउंड किया, which is not true.
according to the Jainist theory, according to the Jains, they have 24 Tirthankars and Mahavir was the last one. तो यहाँ पर ये कहा गया है कि उन्होंने जैनिज्म को फाउंड करा, बट अकॉर्डिंग टू द जैन्स ही वॉज नॉट द फाउंडर ऑफ ऑफ जैनिज्म. इनफैक्ट ही वॉज द लास्ट वन ऑफ द तीर्थंकर्स. तो वो लास्ट जैन तीर्थंकर थे. ये सारे इंटेलेक्चुअल्स था, इनका इन्फ्लुएंस गौतम और महावीरा पे था. ऑल ऑफ दीज इन्होंने रिजेक्ट करा किसको? सैक्रिफिशियल रिचुअल्स को एंड उपनिषदिक मोनिज्म को. तो व्हाट इज सैक्रिफिशियल रिचुअल्स? मतलब जैसे कहा जाता था ना, आपको सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करने हैं, रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ एंड ऑल दीज स्टफ, ऑल दीज थिंग्स जो कि वेदास और उपनिषद में लिखे हुए. और उपनिषदिक मोनिज्म मतलब एक ही भगवान है, एक ही ब्रह्म है, देवता, ये ऑल दीज जो मोनोइस्टिक होते हैं, जो लोग मतलब एक ही गॉड में बिलीव करने वाले हैं, उनको इन सभी ने, महावीरा हो, गौतम हो, पुराणा हो, बखाली हो, पकुधा हो, इन सभी ने इनको रिजेक्ट किया था. एंड ऑल रिकग्नाइज द रूल ऑफ नेचुरल लॉ. दे वर कंसर्न विद द एफिकेसी ऑफ कर्म. तो ये सभी इंटेलेक्चुअल्स थे, वो अपने कर्म पे एम्फेसिस करते थे कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा. एंड वर स्केप्टिकल अबाउट अनदर वर्ल्ड. स्केप्टिकल अबाउट अनदर वर्ल्ड मतलब आपको ऐसे काम करना है ताकि आपको आपकी आफ्टर लाइफ अच्छी मिले, क्योंकि देयर इज अनदर वर्ल्ड. सिर्फ आपकी यही लाइफ नहीं है, इसके बाद भी कोई ना कोई लाइफ है, अकॉर्डिंग टू दीज इंटेलेक्चुअल्स. द टू हेरेटिकल व्यूज that is the Yadrachavada, according to which the world is contingent, okay, and Swabhavavada for Vada. So एक तो Yadrachavada and Swabhavavada, for which the world is determined by the nature of things and natural law, contrasted with Adrastavad and Adhyatmavad. ठीक है, तो both of these in conjunction with tradition believed in supernaturalism and the spiritual nature of reality. तो कहने का मतलब है कि ये जो इंटेलेक्चुअल्स थे, ठीक है, इसमें दो हेरेटिकल व्यूज है. पहला तो है कि द वर्ल्ड इज कंटेंजेंट का मतलब कि जैसे कि लाइक देयर इज लाइक कहने का मतलब है कि यू डोंट हैव अ फ्रीडम ऑफ चॉइस, अ फ्रीडम ऑफ विल, एवरीथिंग इज प्री रिटन एंड स्टफ लाइक दैट. And Swabhavavad, which means that the world is determined by the nature of things and natural laws. मतलब कि you don't have a choice in things, there are already natural laws जिसके ऊपर ये वर्ल्ड जो है वो चल रहा है. तो ये दोनों भाव कॉन्ट्रास्टेड, ये दोनों जो वाद मीन्स थ्योरी, ओके, वाद मीन्स थ्योरी और नॉलेज. तो यद्रच्छवाद एंड स्वभाववाद इनके कॉन्ट्रास्ट में है द अद्रस्तवाद एंड अध्यात्मवाद की. कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है जैसे भाग्य और फॉर्चून की हम बात करते हैं, तो वही की उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं. इन कंजंक्शन विद ट्रेडिशन बिलीव्ड इन सुपरनैचुरलिज्म एंड स्पिरिचुअल नेचर ऑफ रियलिटी. All of these, besides Buddhism and Jainism, the one heretical school that is reckoned with in the doxographic literature in Lokayat, originally one of the branches of Vedic learning, but later surviving as an anti-Vedic materialism. तो लोकायत जो थे वो शुरुआत तो उनकी हुई थी वैदिक लर्निंग से, लेकिन बाद में वो टर्न हो गए एंटी वैदिक में. Some trace the origin of लोकायत to देहात्मवाद. ठीक है, कुछ लोग लोकायत की ट्रेडिशन को देहात्मवाद करते हैं के साथ बताते हैं. दैट इज द थीसिस दैट द सेल्फ इज द बॉडी फाउंड इन छंदोग्य उपनिषद. तो छंदोग्य उपनिषद में जो है देहात्मवाद की बात हो रही है कि सेल्फ, द थीसिस दैट सेल्फ इज द बॉडी, मतलब एक ही चीज है, आत्मा और शरीर अलग अलग चीजें नहीं है. द जैन ऑथर Haribhadra explains the position of Lokayat to be this world extends only to the limits of possible sense perception. Founded by Mahavira, an older contemporary of the Buddha, Buddha के पहले थे Mahavira, who is regarded as the last of the perfected men recognized in the school as prophets, Jainism denied a creator of the universe.
Okay, looked upon the world as consisting of infinite souls and matter, constructed the embodiment of souls as being due to karmic matter, thus having a completely new materialistic theory of karma, and believed in the possibility of the individual attaining self-perfection through austere practices and contemplative knowledge. तो अब हम जब जैनिज्म की बात करते हैं तो जैनिज्म ने एक तो कर्मों पे बहुत फोकस किया है, that whatever you do, the way you are performing your karmas, उसका एक इफेक्ट पड़ता है आपकी लाइफ पे, आपकी नेक्स्ट लाइफ पे, आपकी बिफोर एवरीथिंग पे. ओके एंड बिलीव इन द पॉसिबिलिटी कि इंडिविजुअल्स परफेक्शन से सैल्वेशन पा सकते हैं, यानी कि दे कैन अटेन परफेक्शन, दैट इज मोक्ष. ठीक है. Several very sophisticated positions characterize Jain philosophy. First is the belief that things have infinite aspects, that is ananta dharma matakam vastu, so that no philosophical conceptualization can exhaust its nature. For example, Buddhism is right in its view that things change, but wrong in not recognizes that they also have an aspect of permanence. तो बुद्धिज्म जो बोलता है कि things change होता है उसमें सही है according to the Jains, but वो परमानेंट भी है, कहीं ना कहीं वो इनफाइनाइट भी है. मतलब जैसे कोई सोल है वो मर नहीं जाती है, इट इज परमानेंट. This led the Jain to develop an elaborate metaphysical theory of different possible standpoints, that is Nyayas, and also a logical theory that rejected the usual two-valued logic and replaced it by a theory of seven-fold predication, जो कि हम लोग पढ़ेंगे सप्तभंगी न्याय और स्यादवाद in Jainism, that is in our 4th unit. For the later theory, which may be regarded as one of the most outstanding achievements of ancient Indian thought, every judgment, its negation, as well as the conjunction of the two have an element of truth. तो prefix every judgment the Jaina recommends with maybe syat. तो ये स्यातवाद, that is relativity of knowledge and theory of the relativity of knowledge, and इसमें जो 7 folds की बात कर रहे हैं हम, तो देखिए ये 7 folds क्या है, that one, that is relatively it is true, it is real. Then second is that is syadanasti, syadasti, chanasti, javatikam. इस तरीके से वो 7 folds है कि it is something is real, relatively it is real, relatively it is unreal, relatively it is undescribable. फिर उसके बाद it is real and unreal, it is real and indescribable, it is unreal and indescribable, it is something is real, unreal and indescribable. इस तरीके से वो सप्तभंगी न्याय जो हम लोग पढ़ने वाले हैं. Speculations are ripe. तो आप अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, डोंट गेट कंफ्यूज, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, सिर्फ एक लाइन में चीजों को समराइज करा हुआ है इसमें. Speculations are ripe. If the skeptic Sanjay influenced Mahavira as he more probably did influence some of Gautam's skeptical pronouncement, Jacobi proposed that whereas the skeptic Sanjay doubts or denies all 4 logical possibilities, a Jain asserts all of them to be true, and that in doing so Mahavira was responding to the skeptic. Matilal suggests that Jain's 7-fold predications was foreshadowed by the 3-termed doctrine or Rasika of the Ajivika, especially of Gosala, according to whom everything is of a 3-fold character, living, non-living and both, existent, non-existent and both. तो इस तरीके से अलग अलग है कि मातीलाल के अकॉर्डिंग जैन की जो 7-fold पाथ बताया गया है वो अजीविका से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है इस तरीके से. The philosophers and the philosophies reviewed in this section are anti-tradition, and this is anti-Vedic. Although some of them, such as the Jain, admitted an eternal self in each living being. To these, we must add another philosophy, which was Vedic but aesthetic, naturalistic in an important sense, but admitting an eternal self, one for each individual. This is the Samkhya of Kapila, a legendary figure. Widely respected for his wisdom even in the Vedic tradition. तो अभी तक हमने जो गौतम, बुद्ध, मक्खली गोसाला, संजय, मातीलाल इन सब की बात करी, ये सारे एंटी वेदिक थे, वेदिक वेदास को अपोज करते हुए थे. अब हम एक पढ़ेंगे सांख्या फिलोसफी ऑफ कपिला. कपिला की भी पढ़ेंगे, और कपिला वाज वेरी विजडमस, और उनकी वेदिक ट्रेडिशंस में भी काफी हायर रिस्पेक्ट थी. ओके. Already in the Upanishads, besides the Atman Brahman theory, which later blossomed into the Vedanta school, there was another line of thinking that regarded the world as evolving out of 3 elements. तो Atman Brahman theory के अलावा भी एक उसमें thinking थी कि पूरी दुनिया जो है वो 3 चीजों से उत्पन्न होती है, पानी, आग और धरती. तो सांख्या की टेक्निकल लैंग्वेज में एक उपनिषद डिस्क्राइब्स नेचर, दैट इज प्रकृति, एज बीइंग 3 कलर्ड, रेड, व्हाइट एंड ब्लैक, जो कि रजस, तमस और सत्व को रिप्रेजेंट करती है.
ठीक है, तो दैट इज लाइक tamas is black, rajas is red, and sattva is white. It is quite possible that this ancient naturalism was a source of ideas for Buddhism and Jainism. In its mature form, it developed a theory of the evolution of the empirical world out of the original, undifferentiated nature. The three gunas rendered qualities, but actually effective components. Originally, they were in a state of equilibrium. This equilibrium was disturbed by contact with Purusa. तो अब कहने का मतलब है कि I'm sorry, इस तरीके से कि अब हम बात जैसे सांख्या की जो बात करते हैं और जो है जैसे कि उनका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस बुद्धिज्म और जैनिज्म पर भी हुआ है ऐसा कहा जाता है। तो उन्होंने एक इसमें एक ऐसी थ्योरी इवॉल्व करी कि 3 गुणास है, जबकि गुण यानी जिनको क्वालिटी कहा जाता है, वो है सत्व, तमस एंड रजस। ओके, तो ओरिजिनली वो एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में थे, मतलब बैलेंस में थे तीनों गुणास, लेकिन ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया जब उसको पुरुष ने कांटेक्ट करा। पुरुष मतलब द सेल्फ, एक सेल्फ ने जब उस गुणास के कांटेक्ट में आया तो उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। एवोल्यूशन ऑफ नेचर कंसिस्ट इन प्रोग्रेसिव हेटेरोजेनिटी इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 3 components and attachment of the self arising out of not distinguishing itself from the psychophysical complex that is a product of nature. Freedom or moksha called loneliness kevalya arises from the knowledge that the self is different from the nature. So according to this Sankhya belief, मोक्ष जो है वो यानी कि जिसको लोनलीनेस केवल्य कहा जाता है, वो जो है वो तब आपको मिलेगा जब आप ये करोगे कि आपका सेल्फ नेचर से अलग है। इट इज नॉट लाइक जैसे जो प्रिमिवल बीइंग की बात हो रही थी वैसा नहीं है। तो वाइल द इन्फ्लुएंस ऑफ सांख्या ऑन द रिलीजियस लाइफ इज मिनिमल, द सांख्या आइडियाज गो इनटू अदर सिस्टम्स एज देयर कंपोनेंट्स। द डिस्टिंक्शन बिटवीन 3 गुणास continue to be an important part of the Hindu view of things, and the Sankhya becomes the foundation of much of Hindu science, especially of medicine, competing with Vaisheshika atomism. तो ये सांख्या बिलीव जो है वो हमें बहुत ज्यादा आयुर्वेदिक ट्रेडिशंस में इसका इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। सत्व रजस तमस की बात हमें करते हुए मिल ही जाता है। Rise of the systems, a historical chronology up to 900 CE. So the imperial Mauryas ruled from 322 to 183 BCE. This is the time of the composition of the Dharma Shastras, more famously of Manu, also of Kautilya's Arthashastra. तो 322 से 183 BC यानी कि अब गौतम बुद्ध और महावीरा से भी 200-250 साल बाद जब मौर्याज रूल कर रहे थे, तब ये टाइम था जब धर्मशास्त्र जैसे कि जो मनु फेमसली मनु के जो थे वो शास्त्र वो थी वो कंपोज हुई थी। कौटिल्य की धर्मशास्त्र हुई थी। ठीक है, तो ये वो टाइम था जैसे जो मनुस्मृति इज अ वेरी वेरी फेमस धर्मशास्त्र। तो दिस वाज द टाइम जब मनुस्मृति कंपोज हुई थी, कौटिल्य की अर्थशास्त्र कंपोज हुई थी। इन सभी बुक्स में जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिज्म है, यानी ब्राह्मण सबसे ऊपर है, उनके नीचे वैश्यास, फिर क्षत्रिय, फिर ये सभी, इन सभी चीजों को रिजेक्ट करा गया है। और ये है कि the Orthodox Brahmanism sought to preserve and strengthen itself against the anti-Vedic philosophies and their onslaughts. तो मनुस्मृति में, धर्मशास्त्र में, इन सभी में, I'm so sorry, I was wrong, मतलब इन सभी में ब्राह्मणिज्म को प्रोटेक्ट करा गया है, प्रिजर्व करा गया है। मतलब अकॉर्डिंग टू द मनुस्मृति एंड द धर्मशास्त्रास ऑल्सो, उन्होंने ब्राह्मणिज्म को एक नेचुरल ऑर्डर जैसे बताया कि ब्राह्मणिज्म इज नॉट समथिंग मैन मेड, दिस इज समथिंग गॉड मेड, डिवाइन कॉन्सेप्ट को एक तरीके से उसके साथ रिलेट करा गया है। फिलोसॉफिकली मोर इंपॉर्टेंट इज पनीनीज ग्रामर एंड पतंजलिज कमेंटरी देयर ऑन। तो पनीनी ग्रामर जो है वो हम संस्कृत में पढ़ती है कि संस्कृत की जो ग्रामर है वो किससे हमें मिलती है, पनीनी से। एंड पतंजलि इज अगेन वेरी फेमस, ऑल ऑफ अस नो। इट इज पॉसिबल दैट नो अदर हिंदू इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट हैज बीन एबल टू सरपास पनीनी। तो हम कह सकते हैं कि पनीनी ने जो अचीव करा है वो शायद आज तक कोई भी और दूसरा हिंदू इंटेलेक्चुअल तो एटलीस्ट सरपास नहीं कर पाया। With the epic Mahabharata, the conception of 4 ends of life came to be established as an important part of the Hindu view of life. These 4 ends are Arth, Kama, Dharma, Moksha, meaning wealth, sensuous pleasure, righteousness and freedom from bondage respectively. तो ये 4 तरीके 4 ends of life, अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। अर्थ मतलब कि होता है वेल्थ, पैसे, जैसे कहते हैं पैसे, संपत्ति, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सेंशुअस प्लेजर, दैट इज काम। धर्म, दैट इज राइटियसनेस, मॉरल ड्यूटी। एंड मोक्ष, दैट इज freedom from bondage, that is liberation. The Hindu thinkers then sought to systemize
thought about each of these ends, which consisted in defining the goal, laying down the means for achieving it, and classifying the various components as also types of relevant ends of means. Thus arose the Arthashastra, for example, sciences of wealth, Kama Sutras, aphorisms on erotic pleasure, Dharma Shastras, scientific treatises on dharma, and Moksha Shastra और scientific treatise on मोक्ष. तो इन चारों जो ends of life जो है उनमें से फिर बाहर निकल गई अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, मोक्ष शास्त्र और काम शास्त्र. Among the latter two, Jamini's aphorisms on dharma and dharma and Badrayan Vedanta or Brahma Sutra remain the major works, bearing testimony to the Hindu determination to bring order and scientific exposition to unwieldy material in each case. तो जब अभी आप ये पढ़ रहे हैं, ये इट मे सीम वेरी डिफरेंट एंड न्यू टू यू. प्लीज इसमें वो चिंता करने की कोई बात नहीं है. हमारा जो सिलेबस है सेमेस्टर 1 का अकॉर्डिंग टू द एनईपी, इट्स नॉट वेरी डीप. हम इन सब चीजों में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं. हम लोग पूर्व मीमांसा थ्योरी पढ़ेंगे, तो ये सब चीजें हम बहुत ज्यादा वेदांत के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. तो ये सभी चीजों जैसे मैंने कहा एक इंट्रोडक्शन है. सो basically chapter 1 is about the introduction of all the different schools of thought in the Indian philosophy. तो उनका एक समरी है एक लाइन में, विच इज नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये सारे बहुत ही डीप फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है, काफी ज्यादा डिस्कशन वाले टेक्स्ट है. Thus arose the two parts of the Mimamsa theory, the system that undertook to interpret the Vedic text. तो मीमांसा सिस्टम मतलब कि वेदास में जो लिखा हुआ है उसको इंटरप्रेट, उसको समझने का काम, और उससे दो अलग अलग सिस्टम्स अराइज हुए, पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा और वेदांता रिस्पेक्टिवली. It is noteworthy that a new style of genre of philosophical systemization began, one that is very uniquely Indian. This is the genre of the sutras or aphorisms. Out of the disorganized motley of ideas already prevalent, a systemizing genius formed a system by composing neatly, systematically, and scientifically a number of aphorisms, brief formulae as they were, easy to memorize and keep one's grip on, however, too cryptic to make clear sense without the aid of explanatory expositions, which soon were bound to follow. It was only natural that whereas the body of aphorisms laid down the general framework of a system, the explanatory expositions or commentaries, bhashya, made use of and exploited the ambiguity of the aphorisms in order to interpret them in new ways and to let the text show new meanings and interpretive possibilities. सो सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच. तो हम इसलिए यही बात कर रहे हैं कि अब इन सब के बाद ये जो अब ये मीमांसा सिस्टम जो ऑर्गेनाइज हुआ था, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा जो सिस्टम हुआ था, इससे बहुत ज्यादा जनरलाइजेशन मिल गया था. और अभी तक जो ऐसे बिखरा हुआ सा था एवरीथिंग, जो यू नो वेदास है, फिर बुद्धिज्म, जैनिज्म, इंडियन फिलोसफी, जिस तरीके से इतने अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट थे, वो कहीं ना कहीं सिस्टमाइजेशन इनका इसके बाद चालू हुआ है. ओके, तो वी डोंट हैव टू रीड ऑल ऑफ दीज इन मच डिटेल, ये सिर्फ हमारे को इंट्रोडक्शन पार्ट है. विद इन सच एडवेंचर्स द सिस्टम्स और दर्शनास लूजली बट मिसलीडिंगली translatable as the ways of seeing came into being, seemingly almost from nowhere save the ever-present appeal to the Shruti or the heard texts. Thus we have the Nyaya Sutra of Gautam in 2nd CE, the commentary of Vatsyayan in 400 to 5 between 400 500 CE, the Vaiseshika Sutra of Kannada, the commentary of Prasadpada, the Mimamsa Sutra of Jamini, the commentary of Badari, and the commentary of Savara, the Samkhya Sutra of Kapila, the Vedanta Sutra of Badaranayan, the commentary of Samkara, and Yoga Sutra of Patanjali, and contemporary of व्यासा. सो ये सब चीजें इनमें से हम लोग वैशेषिका पढ़ेंगे, हम लोग सांख्या पढ़ेंगे, हम लोग मीमांसा पढ़ेंगे, हम लोग वेदांता पढ़ेंगे, और वैशेषिका में भी हम लोग सिर्फ एटोमिज्म पढ़ने वाले हैं.
Apart from the rise and systemization of the darshans, the period of imperial morals also witnessed the rise of bhakti, devotional religions. The Greek traveler Megasthenes of 4th century BC refers to the worship of Vasudeva Krishna, the Pasupata, that is Pashupatinath, the Bhagavata, and the Tantra systems come into being. The gods Shiva, Shakti, and Vishnu come to the forefront from their minor, sometimes latent presence in the Vedas. The Bhagavad Gita, the song of God containing Krishna's discourse to Arjun of the Pandava dynasty, emerges from being a chapter of the epic Mahabharata as a major text of Hindu philosophy and religion. तो अब यहाँ पर हमें भगवत गीता एंड गॉड की तरफ डिवोशन भक्ति हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिनका ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड था 11th 12th +2 में, तो वो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि किस तरीके से भक्ति एंड रिलीजन का इन्फ्लुएंस बढ़ गया था. Further development of the systems had to wait several hundred years to take place. What intervened was the Buddhist challenge in the centuries preceding and after beginning of the Common Era during the reign of Kushana dynasty and the Imperial Guptas. During the Kushana era, the most significant event philosophically was the rise of Mahayana Buddhism. During the Kushana era, the most significant event philosophically was the rise of the Mahayana Buddhism. Under that, तो हम कह रहे थे कि हम लोग बात कर रहे थे कि फिर नए सिस्टम्स को, नए फिलोसॉफिकल आइडियाज को डेवलप होने में काफी टाइम लगा था. 100-200 सालों का मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगा था कॉमन एरा के स्टार्ट होने के बाद नए सिस्टम को डेवलप होने में. और उसके बाद जब हुआ एक चेंज आया, दैट इज जो मीमांसा थ्योरी एंड सांख्या, मतलब ये सब जो हम पढ़ रहे थे, उससे जब चेंज आया वो था कुशाना एरा के टाइम पे, जब हुआ महायान बुद्धिज्म का डेवलपमेंट. ठीक है, सो द राइज ऑफ महायान बुद्धिज्म अंडर द टावरिंग जीनियस ऑफ नागार्जुन. तो नागार्जुन जो थे उन्होंने महायान बुद्धिज्म का डेवलपमेंट करा. ओके, एंड ही बिल्ट इट अपॉन द क्वेश्चनिंग ऑफ संजय. Nagarjuna may be said to have deconstructed the metaphysical and epistemological concepts and theories of both the Hindus, that is Nyaya, Vaisheshika, Samkhya, and the early Buddhists. तो नागार्जुन ने क्या करा, बुद्ध ने, आपको ध्यान हो तो हमने डिस्कस किया था कि मेटाफिजिकल क्वेश्चंस के ऊपर वो चुप थे, उन्होंने उसके ऊपर कोई भी एक्टिविटी या गतिविधि नहीं दी थी. तो नागार्जुन डिड दैट. ओके, his complex dialectical arguments claimed to demonstrate, for one thing, that metaphysics and epistemology presuppose each other, that you cannot begin a metaphysics without assuming an epistemological theory, nor can you initiate an epistemological theory without assuming a metaphysics, so that there is no escape from this hopeless circularity. For another, he showed how metaphysical concepts such as the rest and motion, part and whole, permanence and change presuppose each other, and how each of such concepts involves self-contradictions. The result is a destruction of the philosophical conceptual project from within of philosophy and logic by using their own resources, as a disease is cured by the same poison that causes it, or a thorn is taken out by a thorn. तो अब क्या होता है कि वैसे तो बहुत लंबे समय तक क्या चला कि सांख्या फिलॉसफी एंड जो हमने ऊपर देखा था कि मतलब मीमांसा थ्योरी वगैरह ही वो एकदम पॉपुलर हो गई थी, और फिर भक्ति ट्रेडिशंस वगैरह आया. उसके बाद आया महायान बुद्धिज्म, और उन्होंने बात की मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी में. अब व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी? इज द थ्योरी ऑफ नॉलेज. ठीक है, व्हाट नॉलेज इज. तो उन्होंने, देखिए हमने ध्यान है कि गौतम बुद्ध वाज साइलेंट ऑन मेटाफिजिकल क्वेश्चन. तो नागार्जुन वाज द वन जिन्होंने मेटाफिजिक्स इज लाइक द रियलिटी एंड मतलब व्हाट इज एवरीथिंग, द यूनिवर्स, इन सब के बारे में है. एंड एपिस्टेमोलॉजी इज अ थ्योरी ऑफ नॉलेज, इट इज स्टडी अबाउट नॉलेज. तो इन सब के बारे में नागार्जुन ने बात करी, इनके बीच का रिलेशन वगैरह किस तरीके से, और कॉन्सेप्ट्स जैसे रेस्ट एंड मोशन, पार्ट एंड होल, परमानेंस एंड चेंज कैसे एक दूसरे को प्री सपोज करते हैं, एक दूसरे के बिना ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते, और कैसे हर एक कॉन्सेप्ट में सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शंस आते हैं, वो अपने आप को भी
कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए दिखते हैं. सो यू नो मतलब कि और फिर वो कैसे अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं. जैसे कि उन्होंने एक एग्जांपल दिया, जैसे डिजीज इज क्योर्ड बाय द सेम पॉइजन दैट कॉजेज इट, और अ थॉर्न इज टेकन आउट बाय अ थॉर्न. तो जैसे हम हिंदी में एक बहुत ही फेमस वो है, जैसे लोहे को लोहा काटता है. तो उसी तरीके से कि जिस वजह से जो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन अराइज होते हैं, वो ही उसका फिर सोल्यूशन भी होता है. Nagarjuna was circumspect enough to concede that if his thesis was valid, his own philosophy would suffer the same fate. What will remain is the cognizance of the true intent of Gautam's silence, of the ineffability of true wisdom, and at the same time of the truth that Nirvana does not change anything, such as the samsara, the being in the world, and Nirvana are the same. तो वो यही कह रहे हैं कि नागार्जुन कहते हैं कि अगर उनकी फिलॉसफी सही है तो उनका भी सेम यही होना है कि मतलब निर्वाणा से कुछ बदलता नहीं है. मतलब समसरा समसरा मतलब ये जो हमारी साइकिल है बर्थ एंड रीबर्थ की, ठीक है. हम धरती पे जन्म लेते हैं, फिर हमारी लाइफ खत्म हो जाती है, फिर दूसरा हमारा बर्थ होता है. तो बर्थ रीबर्थ की जो कंटिन्यूस साइकिल है, इसको कहा जाता है समसरा. तो ये कि फिर ये समसरा और निर्वाणा एक ही चीज है. तो इस तरीके से नागार्जुन बात करते हैं. The age of the imperial Guptas was a period of intense intellectual activity in Buddhist philosophy. The Yogacara school was founded by the two brothers, Asanga and Vasubandhu. Yogacara school. And the Dignag laid the foundation, of Buddhist logic at the end of the 5th century CE. In his commentary on Nyaya Sutra, Vatsyayan not only elaborated the Nyaya doctrines, but replied to Nagarjun's criticism of the epistemological projects. तो अब हम यही बात कर रहे हैं कि कैसे अलग अलग डिफरेंट जो और ज्यादा फिलोसॉफिकल, मतलब ये जो गुप्ता पीरियड था बहुत इंटेंस इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी का एक पीरियड था. बुद्धिज्म में हो या फिर कोई और हो, देखिए हम देख सकते हैं कि बुद्धिस्ट फिलोसफी में योगस्कारा स्कूल फाउंड हुआ और बुद्धिस्ट लॉजिक डेवलप हुआ. तो बुद्धिज्म, महायान बुद्धिज्म जो नागार्जुन ने डेवलप करा, उसके बाद अचानक से एकदम जो इंटेलेक्चुअल और फिलोसॉफिकल एक्टिविटी थी वो बहुत ज्यादा वापस से एक्टिव हो गई एंड बुद्धिज्म की तरफ वो झुक गई. द संख्या करिका ऑफ ईश्वर कृष्ण took the place of not extant sutras of Kapila. Patanjali's Yoga Sutra came into being. The systems were being consolidated in self-defense. तो अब अपने आप का बचाव करने के लिए, ताकि ये सिस्टम्स जो है वो खत्म ना हो जाए, गुम ना हो जाए, अपने आप का बचाव करने के लिए अब ये सिस्टम्स जो है वो अपने आप को कंसोलिडेट कर रहे थे. 7th और 8th सेंचुरीज में जो था ये इन्हीं वर्क्स का हमें कंटिन्यूटी देखने को मिलती है. बुद्धिज्म में हाई पॉइंट तब रीच हुआ जब धर्म कीर्ति ने अपने वर्क्स को कंपोज करा. मीमांसा में कुमारिलास श्लोकवर्तिका ने बहुत ज्यादा वो अटेम्प्ट करा टू meet the Buddhist challenge by defending realism as opposed to the Yogacara idealism. तो अब यही हो रहा है कि एक स्कूल दूसरे स्कूल को अपोज भी कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है. हम बहुत उसमें पढ़ेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल जैनिज्म का जो स्यादवाद है, तो स्यादवाद में भी हमें देखने को मिलता है कि कैसे वेदांतन्स ने या बुद्धिस्ट ने स्यादवाद को क्रिटिसाइज भी करा है. कुछ ऐसे स्कूल्स भी है जो इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं. तो ये क्रिटिसिज्म, सपोर्ट, दिस ऑल गोज ऑन एंड वही चीज आज हम एक कंसोलिडेटेड एंड सिस्टमाइज्ड रूप में हमारे कोर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी में पढ़ रहे हैं. The period culminated with Samkara, who established his non-dualistic Vedanta by interpreting the scriptural text as much as by systematically refuting the Nyaya, Vaisheshika, Samkhya, Buddhism, Jaina and other competing philosophies. At the same time, Dharmakirti's logical and epistemological challenges were taken up by Udyotkara of the Nyaya school. Vakaspati and Udayan led eventually to the rise of Navya Nyaya in Mithila under the leadership of Gangesa Upadhyay. तो ये जो है हमने अभी ये JN मोहंती से हमारा इंट्रोडक्शन पूरा करा है. तो आपको इसमें यहाँ पर समझने वाली चीज ये है कि
whatever is given here is just the introductory part of all the schools of thought in Indian philosophy. तो इस वजह से we have to be careful. अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, यहाँ पर सिर्फ समरी दी गई है एक तरीके से एवरी स्कूल ऑफ थॉट की एक एक लाइन में या शॉर्टेस्ट ऑफ वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करा गया है, उसका डीप नहीं है. दैट इज बाय ऑल दीज टर्म्स. ये मीमांसा क्या है, हुज गंगेसा, हुज मखली, ऑल दीज पीपल, ऑल दीज टर्म्स दैट दे हैव यूज्ड सीम न्यू टू अस. लेट्स कंटिन्यू. हमारे यूनिट 1 का ये लास्ट पार्ट है विच इज फ्रॉम द बुक बाय A.K. Water. ओके, द नेम ऑफ द बुक इज अ कोर्स इन इंडियन फिलोसफी बाय A.K. Water. We have to start it from page number 4. Okay, according to the unit 1 syllabus. Origins. The pursuit of knowledge in ancient India was in the earliest period now intellectually accessible to us, that is in the oldest extant literature the Vedic tradition carried on within the framework of religion. तो हमें पता है कि pursuit of knowledge यानी कि एक तरीके से epistemology हम कह सकते हैं, जैसे it is a theory of knowledge. तो कहीं ना कहीं ये चीज हमारे पास अब एक consolidated form में available है. दूसरा जो वेदास है, वेदास की फिलोसफी समहाउ डेवलप्ड इन द रियल्म ऑफ रिलीजन. ठीक है, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट. हम कहीं ना कहीं अग्री करना चाहिए इस बात को, क्योंकि वेदास आर कंसिडर्ड अ हाईली रिलीजियस टेक्स्ट. Veda itself means knowledge and represented an accumulation of knowledge handed down among the priests. This knowledge consisted largely of myths and descriptions of the gods, a good deal of ritual for securing desired ends, and some admixture of human historical traditions in process of being assimilated to myth. तो वेदास में क्या हमें देखने को मिलता है? myth मिलता है. हम बात करते हैं इंद्र, सोम, and all these people, Agni, fire god, and Indra god, water god, I mean rain god, all these people. So this is myth. इसमें हमें rituals, sacrifices, gods का description, and desired ends यानी कि आपको मुक्ति पाना है, and ब्राह्मण आत्मन, all these things का हमें वेदास में एक description मिल जाता है कि ह्यूमन हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस का मिथ के साथ जुड़ना, ये वेदास में हमें प्रेजेंट दिखता है. फिलोसफी एज अपोज टू मिथ कैन परहैप्स बी ट्रेस्ड फ्रॉम सर्टेन एक्सप्रेशंस ऑफ डाउट, suggesting the possibility of more rational methods of inquiry than the poetic intuition which creates myths in these Vedic texts. तो philosophy is not myth. हमें we have to be very careful when we read philosophy, क्योंकि हमें philosophy को religion के साथ religion से distinguish करना है. ये बात जरूरी है, ये बात जरूर है कि फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी डेवलप मच इन द रियल्म ऑफ रिलीजन, इन द फ्रेमवर्क ऑफ रिलीजन, बट इट इज नॉट रिलीजन. हालांकि रिलीजन और फिलोसफी आर वेरी मच लाइक very very intimate, very intimate, very close to each other, and it's difficult to distinguish between them. बहुत ही पतली सी लाइनियां, मतलब ऐसे ग्रे एरियाज है. फिर फिलोसफी एंड रिलीजन आर द सेम थिंग, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. एंड फिलोसफी इज अपोज टू मिथ. मिथ इज डिफरेंट फॉर फिलोसफी, क्योंकि फिलोसफी अराइज होता है डाउट से. इन फिलोसफी वी मूव फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ डाउट टू अ पोजिशन ऑफ सर्टेनिटी. ठीक है, डाउट से अराइज होता है, ऐसा क्यों है, वाई इज दिस, वी क्वेश्चन थिंग्स. Why is this universe? How is this universe? What are we? How are we formed? How did we come into existence? What is after us? What is before us? What is the present? And everything. So we start from a position of doubt and we move towards certainty. We search for answers. ठीक है, तो हम rational methods का use करते हैं और poetic intuition का नहीं. मिथ्स जो है वो पोएटिक इंट्यूशन का यूज करते हैं, उसका यूज करके स्टोरीज फॉर्म करते हैं. फिलोसफी में हम लोग रैशनल मेथड्स का यूज करते हैं. तो वैदिक टेक्स्ट में ये मिथ्स के ऊपर वैदिक टेक्स्ट लिखे हुए, ये इंद्र, अग्नि, सोम, ऑल दीज थिंग्स. Doubts are expressed about the existence of some of the gods and especially about the origin of the universe, cosmogony, concerning which there are several conflicting accounts already in the Rig Veda Samhita, the oldest part of the Veda. तो फिलोसफी में हम लोग क्या करते हैं? वी डाउट थिंग्स. हम लोग डाउट करते हैं कि ये क्या है, ये यूनिवर्स कैसे ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, एंड क्या गॉड्स वेदास है तो क्या सच में उसमें जिन गॉड्स का मेंशन है क्या गॉड है?
क्योंकि क्या किसी ने देखा है, सुना है, क्यों है, कैसे है, गॉड का बीइंग कैसा है, गॉड का फॉर्म कैसा है, एवरीथिंग. The origin is explained in terms of myth or of ritual or of more abstract and rationalistic speculation beginning with nothing, neither being nor nothing, etc. These more abstract speculations are developed further in the later parts of the Veda, and especially in the latest part, the Upanishads, where a great variety of views is expounded more systematically, providing starting points for the various schools of Brahmanical philosophy. So this is the same thing जो कि हमने already J.N. Mohanty, that is classical Indian philosophy, इसके पहले वाले अभी जो हम पढ़ रहे थे इसी वीडियो में, यही चीज हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैसे वेदास में चीजों को क्वेश्चन, वेदास में ब्राह्मण आत्मन का एक कैरेक्टर डेवलप किया गया है, स्पेक्यूलेशन, देयर इज अ क्वेश्चन अबाउट इट, देयर आर इंक्वायरीज टुवर्ड्स इट, एंड फिर उपनिषद्स में हमें और भी ज्यादा सिस्टमैटिक एक कंसोलिडेशन मिल जाता है, जहां से बहुत सारे ब्राह्मणिकल फिलोसफी के स्कूल्स डेवलप हुए हैं. ठीक है, जैसे मीमांसा हो गया या फिर सांख्या हो गया. ये सभी स्कूल्स का ओरिजिनेशन कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है ये सभी वेदास से. All the Brahmanical schools start from the Veda as accepted tradition or scripture, whence they are also known as Vedic schools. Though they differ in their attitudes to it, it must be emphasized that the properly Vedic Upanishads are only 5 in number, probably representing the period about 900 to 600 BC. All other Upanishads, and there are many, are later than this and are spread over many centuries of time, reflecting all kinds of later schools of philosophy. तो यही बताया कह रहा चाहे कि हमने इसके जस्ट पहले अभी डिस्कस यही करा था कि उपनिषद्स में आके इंडियन फिलोसफी का एक बहुत ही जायंट लीप आता है, एक स्ट्रॉन्ग फिलोसफिकल कैरेक्टर डेवलप होता है. इट इज इन दी उपनिषद्स वेयर इट बहुत ज्यादा डिफाइन होता है. तो जितने भी ब्राह्मणिकल स्कूल्स हैं उनका ओरिजिनेशन कहीं ना कहीं इसी चीज से हुआ है. उपनिषद्स में वेदास का ट्रांसलेट एक तरीके से री इंटरप्रिटेशन भी करा गया है, एंड ये भी हुआ है कि उपनिषद्स के बारे में अब इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि देर आर ओनली 5 मेन उपनिषद्स जो कि 900 से 600 BC के बीच में ही बनाए गए, कंपोज करे गए. उसके बाद उपनिषद्स खैर बहुत सारे, बट दे आर नॉट द एक्चुअल और ओरिजिनल, हम तरीके से कह सकते हैं, द ऑथेंटिक वंस. ठीक है, तो वो बहुत लेटर सेंचुरीज में स्प्रेड है, क्योंकि उपनिषद्स क्या है? उपनिषद्स इज द री इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेदास, जो कि द वेदास विच वर कंस्ट्रक्टेड अराउंड 2000 BCE. तो दैट इज व्हाट इज वेदास. तो वी हैव टू बी केयरफुल एंड कि जो उपनिषद्स मेन है, जो एक्चुअल में वेदास का री इंटरप्रिटेशन करे, दे आर ओनली 5 in number. The Mimamsa can be called the most Brahmanical or orthodox from the Brahmanical point of view. जो Mimamsa theory है वो हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा ब्राह्मणिकल है, सबसे ज्यादा ऑर्थोडॉक्स है. ठीक है, जो ब्राह्मणिकल आइडियाज को अपोज नहीं कर रहा है, उसका सपोर्ट करते हुए है. Most Vedic schools, since its professed aim is simply to systemize the doctrine of the Veda, not to add to it nor to argue independently of it. तो मीमांसा थ्योरी जो है, मीमांसा जो है वो एक तरीके से वेदास को सपोर्ट कर रहा है या उसके डॉक्ट्राइन को सिस्टमाइज कर रहा है. उससे अलग हटके कुछ नहीं है या फिर उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है. एज इट लेटर क्लैरिफाइड इट्स पोजिशन, इट हेल्ड दैट द वेदा इज द ओनली सोर्स ऑफ द काइंड ऑफ नॉलेज दैट रियली मैटर्स, द एप्लीकेशन ऑफ विच कैन लीड टू हैप्पीनेस एंड फ्रीडम. तो जैसे मीमांसा में मेंशन्ड है कि वेदास जो है वो ओनली सोर्स है जहां से जो नॉलेज हमें मिलती है वो मैटर करती है. तो एक्चुअल सोर्स ऑफ नॉलेज, द ओनली सोर्स ऑफ एक्चुअल नॉलेज जो है वो वेदास है, एंड वेदास को फॉलो करके हमें हैप्पीनेस एंड फ्रीडम मिलेगी. Though it assimilated all the varied speculations of the Upanishads to a single position, it could not achieve this simplification for the Veda as a whole. It remained with 2 departments of study: the ritual as a system of actions bringing about desirable results, and the knowledge of Brahman, the ultimate reality or being as by itself enough to lead to supreme bliss and liberation from transmigration. Eventually, the students of Brahman broke away to form a separate school or school known as Vedanta. तो यही हुआ है कि इसमें वेदास का एक सिंप्लीफिकेशन अचीव नहीं कर पाया है. ठीक है, तो यहां तक मतलब पूरे वेदास के ऊपर फोकस नहीं कर पाया है. 2 डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टडी तक ये एसिमुलेट होके रह गया था, जैसे कि द रिचुअल सिस्टम.
सो इवेंचुअली जो ब्राह्मण के फॉलोअर्स थे या स्टूडेंट्स थे ब्राह्मण थ्योरी को मानने वाले, वो सो इवेंचुअली जो ब्राह्मण को फॉलो करने वाले थे, ब्राह्मण के स्टूडेंट्स, वो ब्रेक अवे करके उन्होंने एक नया अपना स्कूल बना लिया, वेदांता. Later still, with the growth in popularity of theism and especially of belief in a personal god during the Middle Ages and the tendency of syncretism between the different religious traditions of India, the later schools of Vedanta occupied themselves more and more with the theology and the question of the relation between the individual soul and God. तो अब यही बात हो रही है कि जो इस सब के बढ़ते हुए, ठीक है, जैसे कि थीज्म में के बारे में की पॉपुलैरिटी बढ़ते हुए, अब हमें पता है एथीज्म क्या होता है. एथीज्म इज व्हेन अ पर्सन डजंट बिलीव इन गॉड, दैट इज नो बिलीफ इन गॉड, ठीक है. बिलीफ इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को जो डिनाई करता है वो एथीस्ट होता है. सो थीज्म इज द ऑपोजिट ऑफ इट, जो कि गॉड के एग्जिस्टेंस को बिलीव करता है, स्पेशली बिलीफ इन अ पर्सनल गॉड ड्यूरिंग द मिडल एजेस. अभी पर्सनल गॉड क्या होता है? पर्सनल गॉड मतलब कि हर एक का अपना खुद का गॉड होता है? नो. पर्सनल गॉड का मतलब होता है कि पर्सनल गॉड का मतलब कि जो नए रिलीजन्स आ रहे थे, भक्ति रिलीजन्स में कृष्णा के फॉलोअर्स, शिव के फॉलोअर्स, विष्णु के फॉलोअर्स, देन प्रॉफिट के फॉलोअर्स, देन महावीर के फॉलोअर्स, देन बुद्धा के फॉलोअर्स. तो ये जो अलग अलग पर्सनल गॉड्स का मतलब जो डिफरेंट रिलीजन्स आ रहे थे, रिलीजन्स जो स्प्रेड हो रहे थे, पॉपुलर हो रहे थे, पर्सनल गॉड का मतलब वो है, उस कॉन्टेक्स्ट में है. और यू नो डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशंस के बीच में जो सिंक्रोनिज्म या जो सिंक बैठ रहा था, उसके बीच में जो वेदांता के लेटर स्कूल्स है जो बाद में आके डेवलप हुए, वो और ज्यादा थियोलॉजी के साथ एसोसिएट करने लगे अपने साथ को गॉड के, और कि एक इंडिविजुअल सोल और गॉड के बीच में क्या रिलेशन होता है. The Mimamsa proper remained basically atheistic, though some of its later writers proposed to make a place in it for God. तो मीमांसा की जो थ्योरी है, जिसको हम पूर्व मीमांसा थोड़ा सा आगे पढ़ने वाले हैं, तो वो तो ज्यादातर एथीस्ट ही लगे. बाद में जाके हालांकि वो थोड़ा सा गॉड में बिलीव करने लगे. The many gods of the Veda are for it little but the servants of the ritual, which is supreme power. They do not differ essentially from men. तो वेदा में जो गॉड्स है, जैसे इंद्र गॉड, अग्नि, सोम, ये सारे गॉड्स जो है ना, वो इंसान से बहुत ज्यादा अलग नहीं है. मतलब इन गॉड्स को यू नो इनकी प्रेयर भक्ति करने के लिए यू हैव टू गो थ्रू रिचुअल्स. Up the Sankhya continued the speculations of the Upanishads and could be regarded as more faithful to their traditions and spirit than the Mimamsa is, in that, like the Upanishadic thinkers, it sought not to systemize old materials but to improve on them. Though it seems to have started out from some of the data of experience, like some of the early Upanishadic philosophers, its main conclusions appear purely speculative, and it is later theory it stresses the importance of its doctrine of inference as a means of establishing its speculative principles. तो हमने अभी पढ़ा कि वैदिक स्कूल्स के बारे में पढ़ा, हमने ऊपर डिस्कशन कर रहे थे. तो वही वैदिक स्कूल्स में का मतलब यही है कि जो मीमांसा है वो एक वैदिक स्कूल था, मतलब वो वेदा के स्टडी के ऊपर ही स्प्रिंग आउट हुआ है, उससे अलग या उसके ऑपोजिशन में नहीं गया, उसके ऊपर ही उन्होंने अपनी स्टडी को बेस करा, अपनी थ्योरी को बेस करा. उसी तरीके से एक सांख्या है. तो जब हम कंपेयर करते सांख्या और मीमांसा को, तो दोनों के कंपैरिजन में सांख्या जो है वो ज्यादा क्लोज है वैदिक वेदों से, या फिर ज्यादा क्लोज एक तरीके से उपनिषद से देन द मीमांसा. ओके. It sets up two ultimate principles, soul and matter, and explains our experience in the world and our possible liberation from transmigration in terms of the interaction of these principles and of a theory of the evolution of the material principle. तो दो अल्टीमेट प्रिंसिपल्स की बात करता है सांख्या, सोल और मैटर. ठीक है, हमारी सोल जो कि सोल है जो हर एक लिविंग बीइंग में रिसाइड कर रही है, और मैटर, मैटर मतलब कि रेस्ट ऑल ऑफ इट, जैसे कि टेबल, चेयर, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है, ऑल ऑफ इट इज मेड अप ऑफ मैटर. तो सोल एंड मैटर टर्म्स को इस्टेब्लिश करके व्हाट सांख्या डिड वाज कवर्ड एवरीथिंग प्रेजेंट.
और फिर एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे वर्ल्ड में जैसे हम जो एक्सपीरियंस करते हैं, व्हाई डज इट हैपन, हम ट्रांस माइग्रेशन से मतलब ये जो बर्थ रीबर्थ की साइकिल है इससे कैसे फ्री हो सकते हैं, और कैसे मतलब मटीरियलिज्म से बाहर निकल के मटीरियल प्रिंसिपल से इवोल्यूट हो सकते हैं. God is optional, the theistic Sankhya schools being later named yoga schools. The schools are in essence passive, though liable to seduction, and God being a model soul is equally passive in the universe, though a source of inspiration to others. तो God के बारे में सांख्या स्कूल में बहुत ज्यादा एम्फेसाइज हमें नहीं देखने को मिलता है. God is like a passive soul, मतलब एक तरीके से उनका पीछे से चल रहा है, He is there, He is present, बट इतना उनका जिक्र नहीं है, वो इतने एक्टिव नहीं है, क्योंकि सांख्या को बाद में एज योगा स्कूल्स डेवलप किया गया था, डेवलप हुए थे उसमें वो. ठीक है, तो गॉड इज लाइक एन इंस्पिरेशन टू अदर्स, बट उनका इतना एक्टिव रोल नहीं देखने को मिलता अकॉर्डिंग टू द सांख्या स्कूल. As a Brahminical school, the Sankhya admits the authority of the Veda but puts forward its own system as the knowledge required to achieve liberation. तो हाँ, वेदास को मानता है, वेदास की अथॉरिटी को मानता है, लेकिन उसके खुद के अपने वो थे कि तभी वो एक अलग स्कूल बन पाया है. अगर वो प्योरली ऑन वेदास बेस्ड होता तो वो फिर इट वुड हैव बीन क्लब्ड इनटू द उपनिषद्स, और मतलब उन्हीं के उसमें हो जाता वो. बट इट इज अ डिफरेंट स्कूल बिकॉज दो वो वेदास की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करता है, बट स्टिल इट हैज सम ऑफ इट्स ओन सिस्टम, सम ऑफ इट्स ओन थ्योरीज. Some of the later Vedanta schools borrow heavily from the Sankhya for their doctrines of matter and evolution, demonstrating that it is not difficult to harmonize Sankhya with the Veda. तो वही कुछ लेटर बाद के पीरियड्स में सांख्या से भी बहुत कुछ वेदांतो स्कूल्स ने लिया है. All this Vedic philosophy is in principle traditionalist, or at least if Upanishadic speculation was originally more or less free, it became increasingly traditionalist. तो ये जो जितनी भी वैदिक फिलोसफी, मीमांसा हो गया, सांख्या हो गया, उपनिषद हो गया, ये सभी जो है ना वो ट्रेडिशनल है, वैदिक है. ठीक है, ट्रेडिशनल तो हम समझ ही सकते हैं क्योंकि वेदास की अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन्हीं के बेसिस पे ये अपना फ्रेमवर्क डेवलप करते हैं. All its philosophical achievements are subordinated to certain dogmas, though the understanding of these may vary greatly. The Brahmins believed that they were in possession of some very special knowledge which had somehow been revealed to their ancestors and which could not safely or sensibly be abandoned. There was no substitute for it, at least for the higher aims of life, and apparently no immediate possibility of a new revelation or of any other means of checking its validity. तो वही ब्राह्मणिज्म डोमिनेटिंग था, एंड ब्राह्मण्स को यही लगता था कि दे आर सुपीरियर समवेयर, एंड उनके एंसेस्टर्स को कुछ स्पेशल नॉलेज, लाइक अ स्पेशल पावर, सुपर पावर, जैसे उनको कुछ स्पेशल नॉलेज इम्पार्ट करी गई थी उनके एंसेस्टर्स के ऊपर, एंड दिस नॉलेज शुड नॉट बी अबैंडन. आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे घरों में वेदास की स्टडी होती है, उसको फॉलो किया जाता है, इवन इन टूडेज, इवन इन प्रेजेंट टाइम्स. तो इनफैक्ट हम जो सरनेम्स देखते हैं जैसे कि चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, इनका मतलब क्या है? तो ये सरनेम्स पहले क्यों इनका नाम पड़ा था? चतुर्वेदी जो चारों ब्राह्मण वेदास को फॉलो करता है, स्टडी करता है. त्रिवेदी हु स्टडी एंड फॉलो 3 वेदास. द्विवेदी हु स्टडी एंड फॉलो 2 वेदास. तो इस तरीके से तो ब्राह्मण्स ने काफी इस तरफ करा बढ़ाया कि दे शुड consolidate this special knowledge that their ancestors have been imparted with. More interesting philosophically are the schools which rejected tradition and dogma and unverifiable assertions on authority and set out on the basis of independent inquiries into the nature of reality, the way to happiness and freedom and the means of knowing anything. तो देखिए, हमने JN मोहंती में इसी चीज को एक अलग टॉपिक के अंदर पढ़ा था, राइज ऑफ एंटी वैदिक, स्केप्टिक एंड नेचुरलिस्टिक स्कूल्स या थिंकिंग, और वो चीज यहाँ पर इसी तरीके से कंटिन्यू करी गई है. तो वेदास की हम बात करेंगे तो मीमांसा, सांख्या, वेदांता और उपनिषद, ऑल ऑफ दीज आर वैदिक स्कूल्स ऑफ थॉट जो वेदा के अथॉरिटी को मानते हैं. अब जब हम बात कर रहे हैं तो अब जब हम बात करेंगे हम बुद्धा, महावीरा, ये सारी जो है दे समवेयर और द अदर रिजेक्ट द अथॉरिटीज ऑफ वेदा, या फिर ऑर्थोडॉक्सी ऑफ वेदास की जैसे जो 4 वर्णा है. एंड ये तो सबसे ज्यादा पॉपुलर है कि ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इतना फेमस उस वक्त इसीलिए हुआ था बिकॉज वो जो वेदास के और ब्राह्मण्स के इतने सैक्रिफाइसेस, रिचुअल्स, ऑर्थोडॉक्स, इतनी स्ट्रिक्ट वो, और ये वर्णा सिस्टम में डिफरेंशिएशन, इस सबसे फ्री कराया था.
Okay. The Lokayat was materialist, disbelieved in transmigration, recommended seeking happiness in this life while it lasts. तो लोकायत जो था वो मटीरियलिस्ट था, ठीक है। उसका मानना था कि ट्रांसमाइग्रेशन जो था वो नहीं होता था। मतलब ट्रांसमाइग्रेशन मतलब सोल जब एक बॉडी को छोड़ के दूसरे में बर्थ रीबर्थ एक तरीके से। तो लोकायत का बिलीफ ये था कि ट्रांसमाइग्रेशन कुछ नहीं होता है, जो होता है वो इसी लाइफ में होता है। तो उन्होंने यही कहा था कि जो आपको हैप्पीनेस चाहिए इसी लाइफ पे लो, इसके बाद कोई लाइफ नहीं होती है। On the problem of knowledge, it held that sensation was the only means we have of acquiring knowledge, and it took up a completely skeptical position as regards attempts to construct out of our sense data any generalization about the universe. तो जब knowledge की बात आ रही थी, जब epistemological questions की बात आती थी, so the लोकायत would say कि जितना भी knowledge है वो हमारे sensation यानी senses पे depend करता है। What we see, what we hear, what we touch, what we smell, what we taste, all of this comprise करके ही हमारी knowledge जो है वो form होती है। Thus it was not prepared to admit the universality of natural laws, the uniformity of nature. Everything was spontaneous and there was completely free will. मतलब जो knowledge हमारे पास है वो totally हमारे ऊपर dependent है, जो कुछ हो रहा है वो हमारे ऊपर, हमारे senses के ऊपर dependent है। There is nothing like nature या uniformity of laws in nature, nothing like that. The Anjana or agnostic school maintained a total skepticism, holding no doctrine at all as to the nature of reality or the possibility of knowledge, but merely recommending friendliness and avoiding argument as a way to happiness. तो agnostic या अंजना जो स्कूल था, काफी सिंपल तरीके से उसने कोई ज्यादा वर्ल्ड एंड रियलिटी एंड नॉलेज इन सब के बारे में डीप डेल्व ना करके, इनके ऊपर डिस्कशन ना करके, बहुत सिंपल सी एक उसमें कहा कि यू शुड जस्ट बी फ्रेंडली, यू शुड अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करो, फ्रेंडली रहो, खुश रहो, एंड दैट इज द वे टू हैप्पीनेस। द आजीवा स्कूल जो था was diametrically opposed to the Lokayat in that it maintained determinism against their free will. तो अजीविका स्कूल का क्या कहना था कि देर इज नो फ्री विल, आपके हाथ में कुछ नहीं होता है, हर चीज देर इज अ नेचुरल लॉ दैट इज सुपरसीडिंग एवरीथिंग, और पूरा यूनिवर्स जो है इट हैड एन इंटरप्ले ऑफ एलिमेंट्स और अदर एटम्स विच इज इंटायरली सब्जेक्ट टू डेस्टिनी एंड गिविंग नो स्कोप फॉर एनी अदर एजेंट। मतलब पूरा के पूरा जो है वो सिर्फ हम जैसे कहते हैं ना भाग्य से। तो एक कहने का मतलब है बहुत सिंपल, अगर मैं वर्ड्स में कहूँ कि अजीविकास का मानना यही था कि एवरीथिंग वाज गोइंग ओनली अकॉर्डिंग टू योर डेस्टिनी, एवरीथिंग वाज प्री सपोज्ड, एवरीथिंग वाज प्री डिटर्मिन्ड। आपका फ्री विल कुछ नहीं होता। आपने सोचा कि मैं जाके चॉकलेट खा लूं, तो दैट इज नॉट योर फ्री विल, दैट इज एक्चुअली योर डेस्टिनी, दैट इट वाज रिटन इन योर डेस्टिनी दैट यू विल हैव अ चॉकलेट टुडे। तो ये अजीविकास का था। It is not surprising that they seem to have specialized in predicting the future, believing it to be already unalterably fixed. तो अजीविकास का कहना यही था कि फ्यूचर ऑलरेडी फिक्स्ड है, आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, और इसीलिए वो फ्यूचर प्रिडिक्ट, जिसको आज जैसे ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं, उसमें अजीविकास का बहुत कुछ मानना था। The Jainas rejected this determinism and broke away from the Ajivikas to which their founder had originally belonged. तो महावीरा जो थे वो पहले अजीविकास में बिलोंग करते थे, बट देन ही कंडेम्ड इट कि ऐसा कुछ नहीं है कि फ्री विल कुछ नहीं होता है, आप जो करते हो, आपके जो कर्म आप करते हो उसका आपको फल मिलता है अकॉर्डिंग टू देम। Transmigration, they held, could be ended by asceticism and did not have to continue according to destiny until all the preordained millions of lives the soul had to undergo had run out. तो कहने का मतलब इसमें यही है कि आप asceticism मतलब जो asceticism का मतलब है जो extreme
फॉलो करते हैं एक्सट्रीम वेज की, जैसे शादी नहीं करना, मोह माया नहीं रखना, ऑल दीज थिंग्स। तो ये सब फॉलो करके आप अपने ये बर्थ रीबर्थ की साइकिल को खत्म कर सकते हैं। अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन, जैसे कि एसेटिज्म में होता है, बहुत सेल्फ डिसिप्लिन होना अपने ऊपर, आप मेडिटेट कर रहे हो, गॉड को याद करो जिस भी तरीके से, तो आपकी डेस्टिनी आप चेंज कर सकते हो और आपके ट्रांसमाइग्रेशन को, ये बर्थ रीबर्थ की साइकिल को खत्म करके फिर अल्टीमेट सैल्वेशन या लिबरेशन को रीच कर सकते हो। ट्रांसमाइग्रेशन वाज कॉज्ड बाय वनोन्स एक्शन। तो जैनास की थ्योरी के अकॉर्डिंग ट्रांसमाइग्रेशन क्यों होता था? आपके खुद के एक्शंस की वजह से। मतलब आप जैसा काम करोगे उसी तरीके से आपको जन्म मिलेगा। बुरे काम करोगे तो आपको अगले जन्म में या तो बहुत दुख मिलेंगे, या फिर यू विल नॉट बी वेरी वेल डिजर्व्ड एंड समथिंग लाइक दैट। और अगर आप उसका उल्टा करोगे, ऑपोजिट एक्शंस, मतलब वट एवर रॉन्ग यू आर डूइंग, या कम से कम जो अकॉर्डिंग एज जैन्स, जैन स्कूल, दे हैव देयर ओन रिचुअल्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो अकॉर्डिंग टू देम डूइंग दैट विल लीड टू अल्टीमेट निर्वाण और लिबरेशन. Asceticism, if severe enough, could bring about this result quite quickly, cancelling out bad actions through the suffering of their agent. As regards knowledge, the Jainas held a doctrine of points of view according to which various opinions could be simultaneously true, in fact relatively so in different schemes. तो अब जैन्स की हम लोग स्यादवाद पढ़ेंगे कि रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज, ये क्या होता है, ये अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल दैट हम लोग पढ़ने वाले हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ यूनिट 4। तो उनके हिसाब से एक तो ट्रांसमाइग्रेशन का हमने देख लिया कि आप बैड एक्शंस को कम करो, गुड एक्शंस है जो भी उन्होंने जिस तरीके से बताया है वैसे करने से वन कैन अल्टीमेटली रीच निर्वाण और लिबरेशन। ओके, उनके बैड एक्शंस को कैंसिल करने से। और अगर एक्सट्रीम एसेटिज्म को फॉलो किया जाए तो वो रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। नॉलेज के रिगार्ड्स में जैन्स ने रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज की थ्योरी दी, स्यादवाद और सप्तभंगी न्याय, ये दो उसको कहा जाता है। तो this position had something in common with that of agnostics but was not completely negative. It led the Jains later to maintain an attitude of extreme toleration in religious matters. तो इस तरीके से जैनास की थ्योरी थी। अब अगर हम बात करें बुद्धिज्म, अभी जितनी भी हम अर्ज विकास, अंजना एंड जैन एंड विच वन लोकायात, ये सारे एंटी वैदिक या नेचुरल या स्केप्टिकल थिंकिंग वाले स्कूल्स हैं। The Buddhists proved to be the most important of these Sraman schools and the most productive of further developments in philosophy. Sraman schools मतलब एक तरीके से एंटी वैदिक हम कह सकते हैं, जो लेटर वैदिक के बाद उसके थे। तो बुद्धिस्ट इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए था बिकॉज ये काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ, काफी ज्यादा डेवलप हुआ एंड इंडियन फिलोसफी में इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। Their extent gives us a far richer picture of the Sramanas generally as well as of their own school that has been preserved by any of their rivals. Their position was in one way close to that of the Jainas in that they accepted free will as opposed to the Arjivikas, and also effective casualty, that is free will limited by natural laws, which operated universally. तो बुद्धिस्ट की थिंकिंग कहीं ना कहीं जैनास के काफी क्लोज थी और मिलती जुलती थी, बोथ फिजिकल एंड मॉरल एज अपोज टू द लोकायत्स. Happiness is to be sought within the limits set by the laws of nature. Final happiness or nirvana, however, by avoiding further proliferation of the causal process. Having thoroughly understood this, as opposed to the Jainas, however, the Buddhists maintain the very significant position that understanding alone could bring about non-attachment and the ending of the causal processes, bringing about transmigration. तो वैसे तो जैनास के काफी क्लोज थे, बट एक जगह पर वो डिफर करते थे, अपोज करते थे कि ट्रांसमाइग्रेशन को एंड करने का तरीका यही है कि एक तो आपको चीजों से नॉन अटैचमेंट होना है, जो कहते हैं ना मोह माया खत्म करना है. ओके, इफ वी टॉक अबाउट इन द वर्ड्स, तो मोह माया दैट इज नॉन अटैचमेंट खत्म करने से, उसको अंडरस्टैंड करने से कि ये सब जो है आपका अटैचमेंट टू वर्ल्डली थिंग्स, आपके डिजायर्स इज व्हाट कॉजेज सफरिंग. It was not necessary or even helpful to practice severe asceticism to balance out past bad actions. तो according to Buddhists, जैसा कि वो अपोज कर रहे हैं जैनास में, जैन्स क्या कहते हैं कि आपको अपने पुराने बुरे कर्मों को करने के लिए अभी अपना एसेटिज्म मेंटेन करना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन, टॉलरेशन मेंटेन करना पड़ेगा, तब आपके पिछले बुरे कर्म खत्म होंगे एंड आपको आगे जाके फिर आप लिबरेशन के क्लोजर जाओगे. तो वो इस चीज को निग्लेक्ट करते थे. Moral casualty was fully accepted and future good or bad experiences in transmigration
as arising according to it. But liberation was to be attained not by working within the relative ups and downs of transmigration, which meant still being attached to it to achieve a balance, but by breaking out of the whole process through understanding by an act of complete renunciation. तो यही था कि आप ऐसा नहीं कर सकते है कि आपका देखिए कहीं ना कहीं जेन्स ऐसा भी नहीं था कि कंप्लीट फ्री विल को कहते थे, दैट वाज आल्सो नॉट ट्रू. कहीं ना कहीं इट वाज समवेयर डेस्टिनी एंड समवॉट देयर. तो बुद्धिस्ट डिनाई करते थे कि ऐसा नहीं है कि आप ट्रांसमाइग्रेशन में अप्स एंड डाउन्स के जब बुरे कर्म करोगे तो अगले जीवन में ऐसा बनोगे, इतना दुख मिलेगा, ये करेगा, फिर तब आप अपना मतलब आप इस जीवन में अपने दुख अपने पाप काटोगे, फिर अच्छे कर्म करोगे. तो इस टाइप की थ्योरी को बुद्धिस्ट जो थे वो कैंसिल आउट करते थे. द बुद्धिस्ट बेस्ड देयर डॉक्ट्राइन ऑन द एविडेंस ऑफ द सेंसेस. दे आर्ग्यूड फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड डाउटेड ऑल ट्रेडिशन. तो बुद्धिस्ट का कहना ये था कि सिर्फ आपको जो दिखता है, सुन पाते हो, जो बोल पाते हो, जो समझ पाते हो, ओनली दैट इज ट्रू. ठीक है, सिर्फ एक्सपीरियंस से आर्ग्यू करो. ट्रेडिशन को डाउट करते थे वो लोग कि देयर इज नथिंग लाइक जो ट्रेडिशन है कि ओके ये भगवान है तो हमें रिचुअल्स परफॉर्म करना है, तो दे डिनाइड ऑल दैट. The early Buddhists accepted the world of experience as real in the everyday or common sense meaning of that expression. Accordingly, they accepted their observations as establishing the existence and the activities of numerous separate elements or principles as the realities of which the universe consists. They sought to give a satisfactory account of these, especially in so far as they were relevant to the quest for happiness or liberation. तो वो भी यही चाहते थे, तो बुद्धिस्ट का कहना ही था कि जो आपने एक्सपीरियंस करा है, जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस करा है, ओनली दैट इज रियलिटी, अदर देन दैट इज नथिंग रियलिटी. ओके, और उनका अल्टीमेट अल्टीमेट गोल या एम यही था to attain that liberation or nirvana. Beyond these principles, they saw only their regularity or principalness, not any more ultimate reality such as the Brahman. तो इसके अलावा वो कोई और अल्टीमेट रियलिटी, सुप्रीम बीइंग, इन सबको जैसे ब्राह्मण जो वेदा में दिया हुआ है, इन सबको कुछ भी वो उसके साथ नहीं करते थे. तो जैसे कि हमने अभी जे.एन. मोहंती की बुक में भी हमने क्या पढ़ा था कि गौतम बुद्ध जो थे, ही वॉज एन एक्सपेरिमेंटलिस्ट. तो वो ट्रेडिशन को रिजेक्ट करते थे और उनका कहना ये था कि जो आपने एक्सपीरियंस करा, जो आपने एक्सपेरिमेंट करा, आपने जो सीखा, ओनली दैट इज रियलिटी एंड उसी को फॉलो करना चाहिए. दैट इज अल्टीमेट. इफ यू डोंट नो कि ठीक है सुप्रीम बीइंग वगैरह, इफ यू हैवंट एक्सपीरियंस्ड इट, देन देयर इज नथिंग लाइक दैट. Their principle and principalness were regarded as discovered by empirical investigations and as in principle verified by anyone interested. Otherwise, they would not be real. तो जैसे कि हमने यही डिस्कस करा कि एम्पिरिकल का मतलब होता है कि जिसको हम थ्रू एक्सपीरियंस के जैसे हम जो पता चलता है. तो बुद्धिस्ट का कहना यही था कि हमने जो एक्सपीरियंस करा, ओनली दैट इज व्हाट इज ट्रू नॉलेज, दैट इज रियल, अदरवाइज दे आर नॉट, नथिंग इज रियल. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आपने इफ यू हैव विजिटेड अमेरिका, देन दैट इज रियल because that is your own experience, you have sensed it, you have seen it with your own eyes. लेकिन आपने किसी और के एक्सपीरियंस से सुना, जैसे किसी और ने कह दिया कि अमेरिका एक जगह है, so that is not real for you क्योंकि you have not experienced it with your own senses. It was not the authority of the Buddha or anyone else which made anything true. Even transmigration was supposed to be a matter of experience since claims were made of the memory of previous lives. तो कहने का मतलब था कि बुद्धा की भी अथॉरिटी नहीं थी कि आप क्या एक्सपीरियंस करते हो, क्या सेंस करते हो. नो, नथिंग वाज लाइक प्री डिटर्मिन्ड या कोई एक सुप्रीम बीइंग जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, नथिंग लाइक दैट. Everybody is experimenting and whatever they are experiencing is what is real. और वो लोग ट्रांसमाइग्रेशन में भी कैसे बिलीव करते थे कि आपके प्रीवियस लाइफ की जो मेमोरी है वही जो है वो आपने जो प्रीवियस लाइफ में एक्सपीरियंस करा है वही आपको नेक्स्ट लाइफ में उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलेगा. The empiricist limitation of entities to what was strictly necessary for an account of experience excluded the concept of a soul as one of the elements or principles or as existing in any form. This sharply distinguished the Buddhists from the Jainas and Ajivikas as well as from the Brahminical schools and seemed to bring them into line with the Lokayas. तो हम देखिए जब बात करते हैं यहाँ पर आप चीज देखोगे कहीं पर किसी को किससे करा हुआ है. अब अगर जैसे अभी हम बुद्धिस्ट की बात करें तो कुछ पॉइंट्स में तो वो जैना से एग्री कर रहा है, कुछ से नहीं कर रहा है, कुछ पे वो अजीविकास के साथ कर रहा है, कुछ पे नहीं कर रहा है, कुछ से वो लोकायात से कर रहा है, कुछ पे नहीं कर रहा है. अब यहाँ पे एक अलग ग्रुपिंग आ गई कि वो जैनास और अजीविकास और ब्राह्मणिकल स्कूल यानी वैदिक स्कूल से बिल्कुल अलग
डिफर करा है, लेकिन लोकायत से मिलता हुआ है। कहीं पर वो लोकायत और जैना से नहीं मिल रहा है तो ब्राह्मणिकल स्कूल से मिल रहा है, अलग अलग ग्रुपिंग हो रही है। तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि देखिए इनमें बहुत इलेबोरेट थ्योरीज है, इलेबोरेट फिलोसफीज है, हर किसी का अपना एक, हर स्कूल का अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसीलिए जब हम डिस्कशन करते हैं तो वो अलग अलग स्कूल्स या किसी के साथ अपोज कर रहा है, किसी के साथ वो सिमिलर है। तो ये इसमें कैसे सिमिलर है? क्योंकि बुद्धिस्ट जो थे वो सोल की थ्योरी को नहीं मानते, देयर इज नो सोल। ट्रांसमाइग्रेशन को बिलीव करते थे, बट ट्रांसमाइग्रेशन कैसे हो रहा है? आपकी पास्ट मेमोरीज के ऊपर। जबकि जो जैन्स थे और जो अजीविकास थे, इवन द ब्राह्मणिकल स्कूल्स थे, वो तीनों सोल्स के उसमें मानते थे कि ये सोल एक ही सोल होती है और वो ट्रांसमाइग्रेट करती है। और बुद्धिस्ट और लोकायत इस बात को नहीं मानते थे। तो सभी स्कूल किसी के साथ मैच कर रहा है, किसी के साथ नहीं कर रहा है, किसी के साथ सिमिलर है, किसी के साथ नहीं है। तो ये चीज हमें इसमें देखने को मिलती है। बट दे मेंटेन रीबर्थ अगेंस्ट द लोकायत एज स्ट्रांगली एज द जैनाज एंड अदर्स। तो लोकायत का मानना है, देखिए लोकायत क्या मानते हैं? कोई सोल नहीं होता है, कोई रीबर्थ नहीं होता है, जो लाइफ है यही है। तो बुद्धिस्ट ये चीज मानते हैं कि कोई सोल नहीं होती है, लेकिन वो रीबर्थ को के साथ अग्री करते कि हाँ रीबर्थ होता है, ट्रांसमाइग्रेशन होता है, बस उसका बेसिस अलग होता है। कि जैसे कि जैनाज में कहा है ऑन योर पास्ट कर्मास आपका रीबर्थ डिपेंड होता है, तो बुद्धिस्ट कहते हैं कि नहीं, वो आपके पास्ट कर्मास पे नहीं, एक्सपीरियंस और मेंटल स्टेट और उस पे होता है। तो ये देखिए यहाँ पर हम कितना वो देख सकते हैं कि एक ही चीज है, हम बात कर रहे हैं सिर्फ रीबर्थ या ट्रांसमाइग्रेशन में, उसमें भी हमें डिवीजन देखने को मिल रहा है कि वो एक पॉइंट पे लोकायत के साथ अग्री कर रहे हैं और एक पे उनके साथ अग्री नहीं कर रहे हैं। There is in fact nothing which transmigrates, or rather no entity which transmigrates, hence no transmigration in the literal sense. Only there is a very definitely a transmission of forces from life to life, a working out of casual laws and production of future experiences and effect of old actions. It was objected to the soul theories that an eternal soul as described by those schools could not consistently be said to participate in changing experiences. तो बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही आत्मा है जो कभी मर नहीं सकती और बस वो चेंज करती जा रही है अपनी बॉडी, दैट इज नॉट पॉसिबल। और ये है कि ये जो है ना, ये ऐसा नहीं होता है कि सोल उसकी बॉडी बदलती जा रही है, ट्रांसमाइग्रेशन नहीं होता है, एक फोर्स का ट्रांसमिशन होता है लाइफ टू लाइफ। तो इस तरीके से बुद्धिस्ट और जैनाज जो है वो कुछ पॉइंट्स पे अग्री करते हैं, कुछ पे डिफर करते हैं। बुद्धिस्ट कुछ पॉइंट्स पे लोकायत से मिलते हैं, कुछ पे नहीं मिलते हैं। ये अलग अलग हर एक लेवल पे इनका एक डिफरेंस और सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलता है। In general, the Buddhists thought it unwarranted to suppose anything beyond simple qualities. Quality is later at least a meaning of dharma, a principle occurring in the universe. It did not explain it did not explain anything to allege that beyond or underlying these qualities there were substances, whether a soul as a substance, underlying consciousness or any other kind of substance underlying the principles of the physical world. तो उनका कहना यही था कि इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, कि एक हमारी बॉडी, फिर उसमें सोल, फिर ये सब कुछ नहीं है। ओके, so called transmigration was thus a mere sequence of momentary consciousness. तो ट्रांसमाइग्रेशन जैसा कुछ नहीं था, बट एक मोमेंटरी कॉन्शियसनेस की सीक्वेंस थी जो एक के बाद एक उसका फॉर्म बदल रहा था, वो लाइफ चेंज कर रहा था, रिलेटेड टू वन अनदर एज कॉजेज एंड इफेक्ट्स बट नॉट कंटेनिंग एनी कंटिन्यूइंग एंटिटी। मतलब उनके बीच में एक जैसे कि जैना स्कूल का क्या कहना है कि एक कंटिन्यूइंग एंटिटी होती है, मतलब एक सोल होती है जो कंटिन्यूस एंटिटी की तरह होती है, जो अपनी लाइफ फॉर्म को चेंज करती रहती है। तो बुद्धिस्ट का कहना है कि देर इज नो एक्सपीरियंसर बट जस्ट एक्सपीरियंस। तो कोई एक ऐसी सोल नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो ट्रांसमाइग्रेट करके किसी दूसरी लाइफ में, दूसरी बॉडी में एंटर कर रही है। तो इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे इन द थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस एंड द थ्योरी ऑफ नो सोल, दैट इज द नॉन एग्जिस्टेंट ऑफ सोल. These positions of the Buddhists were rather promising for the future development of philosophy. तो बुद्धिज्म की जो ये थ्योरीज थी वो उसने उसको बुद्धिस्ट फिलोसफी को डेवलप करने में काफी काम किया. They retained ever after their interest in the theory of knowledge. How can we be sure of what we are supposed to know? How can we bring our ideas into closer correspondence with reality? On the question of the nature of that reality, however, of principalness, some Buddhists moved away from the conception of a plurality of real principles. First, they argued that since they were always changing, transient, they were in a sense of not quite real, did not really exist.
तो जब अब बुद्धिस्ट से रियलिटी के बारे में पूछा गया तो कुछ बुद्धिस्ट जो थे वो रियल प्रिंसिपल्स की उससे मूव अवे हो गए, उसकी प्लैरिटी के। मतलब कहने का मतलब है उन्होंने क्या आर्ग्यू करा कि क्योंकि रियलिटी हमेशा चेंज हो रही थी, वो कोई भी वो परमानेंट या फिर एक ऐसी चीज नहीं थी कि जो इट इज लाइक दैट, इट इज नॉट समथिंग इटर्नल, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो वो एक तरीके से रियल नहीं थी, वो एक तरीके से एग्जिस्ट नहीं कर रही थी बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो दिस लाइन ऑफ थॉट कैरीड फर्दर एन ओल्डर आइडिया ऑफ देयर बीइंग टू लेवल्स ऑफ ट्रूथ और ऑफ स्टेटमेंट्स, द स्ट्रिक्टली फिलोसॉफिकल, that is description of principles and casual laws, and everyday or popular, that is ordinary usage about self and persons as if such concepts correspond to entities। तो यही जो है कि वो एक तरीके तो जैसा कि हम देखते हैं बुद्धिस्ट क्या आर्ग्यू करते हैं कि कोई भी चीज क्योंकि चेंजिंग है, ट्रांजिएंट है, एक जैसी नहीं रहती है, तो इस कारण से वो रियल नहीं है या फिर वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है। अब ये आइडिया जो है इसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। ओके, तो this line of thought carried further an older idea of there being two levels of truth or of statements, the strictly philosophical, that is description of principles and casual laws, and the everyday or popular, that is ordinary usage about self and persons as if such concepts correspond to entities. Now this new Buddhist trend, the so-called Mahayana, and on the other hand the reformist philosophical school of the intermediate Madhyamaka went further and held that even the elements or principles could be called real only at the level of everyday usage and appearance, which was known as the concealing level. Philosophically, at the ultimate level, where one attempted to speak not of superficial appearances but of ultimate reality, the principles were unreal, had no real being, no existence of their own, because they were not independent entities but entirely dependent on causes and conditions, but nothing in themselves. The only ultimate reality was then the fact of principles being conditions, their conditioned origination, the casual law of nature। तो बहुत सिंपल सी चीज है। जब यहाँ पर बुद्धिस्ट बात कर रहे हैं, बुद्धिज्म में बात हुई की जा रही है कि कोई भी चीज रियल नहीं है क्योंकि वो एवर चेंजिंग है, ट्रांजिएंट है, तो यहाँ पर एक पुराने आइडिया को के साथ कंटिन्यू किया जा रहा है। और वो पुराना आइडिया क्या था कि हर चीज जो है ना, ट्रूथ दो लेवल्स पे है, एक है फिलोसॉफिकल लेवल पे और दूसरा है ऑर्डिनरी मतलब एवरीडे लेवल पे। ठीक है, तो फिलोसॉफिकली जो एवरीडे या पॉपुलर लेवल पे, फिलोसॉफिकली जो लेवल पे, अब देखिए जो एवरीडे उस पे है या फिर पॉपुलर लेवल पे जो है वो तो हम कह सकते हैं ठीक है रियल है क्योंकि एक कंसीलिंग है, एवरीडे यूज कर रहे अपीयरेंस है, तो वो एक कंसीलिंग लेवल पे कहा जाता है। लेकिन फिलोसॉफिकली जो अल्टीमेट रियलिटी है उसका कोई रियल बीइंग नहीं है, उसका खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो इंडिपेंडेंट एंटिटी है, इंडिपेंडेंटली वो और वो इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है, वो डिपेंडेंट एंटिटी है क्योंकि उसके एग्जिस्टेंस में मतलब वो है, उसके लिए कोई कॉज और कोई कंडीशन है, तो वो खुद में कुछ नहीं है, वो किसी और के कारण से, किसी और की वजह से, किसी और के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक पुराने लाइन ऑफ थॉट को इस आइडिया ने कैरी करा है। Some Mahayana Buddhists then went still further and arrived at a position of philosophical idealism. This was the Vijnanavada or consciousness school, also known as Yogacara। तो और महायान बुद्धिज्म वाले लोग जो है वो आगे गए और फिर एक नया स्कूल उन्होंने डेवलप किया, दैट इज द योगकारा स्कूल या फिर द कॉन्शियसनेस स्कूल। ठीक है, जिसके योगकार बोला जाता था। फ्रॉम प्रिंसिपलनेस दे मूव्ड ऑन टू एन एब्सोल्यूट आइडिया अंडरलाइंग नेचर। तो अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे वो प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर रहे थे, एंड अब हम जाते हैं एक एब्सोल्यूट आइडिया में, मतलब एक बहुत ही सर्टन आइडिया की तरफ अब हम इस योगकारा स्कूल में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, move to absolute idea underlying nature, which they identified with consciousness. In some sense there existed an ultimate absolute undifferentiated reality. In its undifferentiated state it could not actively be conscious, because being conscious means being conscious of something and presupposes a duality, a differentiation. Thus as soon as active consciousness became differentiated, a stream of transient experience was generated। तो यहाँ पे जो योगकारा स्कूल है, अगेन देखिए बात ये है
कि जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है ना, वो क्योंकि बहुत ब्रीफ में है, उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। ये कॉन्सेप्ट्स आर डीपली फिलोसॉफिकल, इसको समझने के लिए इसकी बहुत पिछले की थ्योरी होती है। तो इफ यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, मतलब डिफिकल्ट होता है। तो अब जब हम योगकारा स्कूल की बात कर रहे हैं, अब हम एब्सोल्यूट आइडिया की तरफ मूव कर रहे हैं, अंडरलाइंग नेचर विच दे आइडेंटिफाई विद कॉन्शियसनेस इन सम सेंस, कि कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस के साथ उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। देयर एग्जिस्टेड एन अल्टीमेट एब्सोल्यूट अनडिफरेंशिएटेड रियलिटी, मतलब अब वो लोग इस चीज के बारे में बात करें कि कहीं ना कहीं एक एब्सोल्यूट अल्टीमेट रियलिटी एग्जिस्ट करती है कुछ सेंस में। ओके वो अपने अनडिफरेंशिएटेड, मतलब बिल्कुल अपने नेचुरल और बिल्कुल अपने रियल स्टेट में है, और इट कुड नॉट एक्टिवली बी कॉन्शियस बिकॉज बीइंग कॉन्शियस मीन्स being conscious of something and presupposes a duality, a differentiation। तो मतलब वो जो अल्टीमेट चीज है वो खुद से कॉन्शियस नहीं है, वो एग्जिस्ट करिए बट वो खुद से कॉन्शियस नहीं, क्योंकि उसको कॉन्शियस होने के लिए किसी चीज की हेल्प की जरूरत पड़ रही है। Okay, so thus as soon as active consciousness became differentiated, a stream of transient experience was generated। तो जैसे ही उस कॉन्शियस एक एक्टिव कॉन्शियसनेस जब वो होती है, वो डिफरेंशिएट हो रही है, तो हमारे पास ट्रांजिएंट एक्सपीरियंस की एक स्ट्रीम जनरेट हो रही है। तो कहने का मतलब है कि अल्टीमेट नॉन डुअलिटी से द नॉन डुअल अल्टीमेट रियलिटी, देयर वाज डिफरेंशिएटेड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड फर्दर डिविजन्स, all dependent on consciousness and thus no more than relatively real or even purely imaginary, thus the universe of transmigration was generated। तो उनके कहने का, अब ये जो योगकारा स्कूल की फिलोसफी या थ्योरी क्या कहती है कि कैसे ट्रांसमाइग्रेशन जनरेट हुआ, कि कैसे एक अल्टीमेट रियलिटी, एक एक्टिव कॉन्शियसनेस थी, जो जब एक्टिव हुआ तो एक स्ट्रीम जनरेट हुई, और स्ट्रीम जनरेट होने के बाद एक एक्सपीरियंसेस फॉर्म होते गए, और वो ट्रांसमाइग्रेशन मतलब एक सोल से निकल के, एक बॉडी से निकल के सोल दूसरी बॉडी में जा रही है, वो प्रोसेस स्टार्ट हो गई। द इंडियन बुद्धिस्ट एज एम्पेरिसिस्ट, एम्पेरिसिस्ट मतलब कौन, हमने डिस्कस किया था कि जो लोग एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, फॉर द मोस्ट पार्ट रिजेक्टेड एन आइडियलिस्ट पोजिशन विच कुड हार्डली बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम सम फॉर्म ऑफ लेटर वेदांता। कि इंडियन बुद्धिस्ट जो थे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस पे डिपेंडेंट थे, तो वो किसी भी आइडियलिस्ट पोजीशन को डिनाई करते थे, ठीक है। अब वेदांता क्या है? द अल्टीमेट रियलिटी विच इज प्योर कॉन्शियसनेस इज ब्राह्मण, इफ इट असर्ट्स एन अल्टीमेट एटर्नल बीइंग एंड रिवर्क्ड देयर थ्योरी ऑफ नॉलेज। सो द मध्यमक डॉक्ट्राइन ऑफ द प्रिंसिपल्स हैविंग नो ओन बीइंग हैड प्रोड्यूस्ड अ वेरी थरो एंड कॉम्प्रिहेंसिव क्रिटिक ऑफ ऑल फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स, लीविंग नथिंग but empirical experience. A new epistemological school, the Sautrantika of Dignaga, that is Dignag, very cautiously tried to establish a more positive doctrine of the theory of knowledge and of logical demonstration. So, inference which might escape this critique. They set up a pragmatic criterion of truth. Afterwards, some philosophers combined features of the Madhyamaka and Sautrantika doctrines and produced various hybrid trends. तो अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक अल्टीमेट रियलिटी, वेदांता जो स्कूल था, लेटर वेदांता स्कूल जो था, वो पूरी तरीके से ब्राह्मण की बात करता है कि एक अल्टीमेट बीइंग, सुप्रीम रियलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो एंड वेदांता की जो बात है, तो द इंडियन बुद्धिस्ट जो है वो इस पोजीशन को ये एक आइडियलिस्ट पोजीशन है, क्योंकि एक आइडियल चीज है, सुप्रीम बीइंग या अल्टीमेट रियलिटी, अल्टीमेट बीइंग एक आइडियल चीज है। तो वो इस चीज को, जो इंडियन बुद्धिस्ट है, वो एम्पेरिसिस्ट है, वो इस चीज को डिनाई करते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा मध्यमका की डॉक्ट्राइन क्या थी? दैट प्रिंसिपल्स हैविंग नो ओन बीइंग एंड प्रोड्यूस्ड अ वेरी थरो एंड कॉम्प्रिहेंसिव क्रिटिक ऑफ ऑल फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट, लीविंग नथिंग बट एम्पेरिकल एक्सपीरियंस। तो स्वतंत्रिका दिग्नग या फिर दिग्नग ने स्वतंत्रिका स्कूल करी थी, मध्यमका डॉक्ट्राइन थी जिसमें खुद की कोई ओन बीइंग नहीं रहती, अकॉर्डिंग टू द मध्यमका स्कूल। तो ये दोनों स्कूल जो है वो एक थ्योरी ऑफ नॉलेज एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो
ऐसा भी होता है तो बाद के जो कुछ लेटर लोगों ने क्या करा कि दोनों स्वतंत्रिका और मध्यमका को मिला के और फिर खुद के हाइब्रिड ट्रेंड्स भी प्रोड्यूस करे. Parallel to the study of the theory of knowledge among the Buddhists, there runs a development of scholasticism and also of the practice of debating, beginning with the Abhidharma studies of the early school. This scholasticism is not as a rule empiricist but rather deductive and systemizing from accepted premises, for which reason it was severely criticized by Madhyamakas as contrary to the spirit and intention of the Buddha. It made substantial contributions to the theory of definition and deduction. तो अब हम बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा बुद्धिज्म में डिबेट्स भी हमें देखने को मिलती है, डिस्कशन भी देखने को मिलता है, लेकिन ये मध्यमका जो थे उन्होंने इस चीज को थोड़ा सा क्रिटिसाइज करा था, क्योंकि जो डिबेट्स करते थे बुद्धिज्म में वो जो थी ना वो एम्पिरिसिस्ट नहीं थी, रादर डिडक्टिव थी. उसको डिडक्ट करा जाता, मतलब एक चीज से दूसरे कंक्लूजन पे हम रीच कर रहे थे, डिड्यूस कर रहे थे, जैसे कि हमने लॉजिक में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स के बारे में. तो इसी वजह से मध्यमका उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि व्हेन यू बुद्धिस्ट से कि हम एम्पिरिस्ट आइडियाज फॉलो करते हैं एंड देन आप खुद ही डिडक्शन पे आ रहे हो, तो दैट इज समथिंग रॉन्ग. There remains a school which at least through most of its history has been Brahmanical or Vedic, though possibly it was not so as its origin. This is the Vaiseshika, of which the Nyaya was for 8 centuries an independent branch, after which they reunited. This school originated as an investigation of reality similar in outlook to the Shramanas and not depending on authority but on empirical observations, either originally or later. However, it admitted the authority of Veda as a source of information on moral questions, yet practically it ignores the Veda and bases its whole system on independent inquiry. तो अब यहाँ पे क्या बात आ रही है कि एक ऐसे ब्राह्मणिकल स्कूल था जो शुरुआत में तो ब्राह्मणिकल नहीं था, लेकिन बाद में जाके कहीं ना कहीं वो ब्राह्मणिकल हो गया, और वो था वैशेषिका. हम हमारे कोर्स में अभी स्टडी हमको करना है एटोमिज्म ऑफ वैशेषिका, हम ये पढ़ने वाले हैं. तो वैशेषिका जो था वो शुरुआत से तो नहीं था कि शुरुआत से तो वो ब्राह्मणिकल नहीं था, लेकिन बाद में जाके इन थ्योरी ऑन पेपर उन्हें वेदास को इग्नोर करते थे, लेकिन प्रैक्टिकली अभी भी वो वेदास को इग्नोर करते हैं, मतलब उसके सिस्टम से कुछ अलग काम करते हैं. तो वो प्रैक्टिकली कैसे काम करते हैं? इन्फ्रेंस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर इट देन सेंसेशन एज अ मीन्स ऑफ नॉलेज, एंड द इंक्वायरी बीन्स बाय वर्किंग आउट द डॉक्ट्राइन्स ऑफ इन्फ्रेंस एंड इंडक्शन. तो हमने वेदास में क्या पढ़ा था? सेंसेशन के बारे में, ठीक है. और हमने और भी क्या पढ़ा है कि ब्राह्मणिकल स्कूल्स में और इसमें कि सेंसेशन जो, वैसे ही हमने बुद्धिज्म में ज्यादा पढ़ा है कि सेंसेशन के थ्रू, मतलब जो हम सेंसेस से एक्सपीरियंस करते हैं वो ही एवरीथिंग दैट इज रियलिटी. लेकिन वेदास में भी इस बारे में बात करी गई है. लेकिन इसमें वैसे शिखा में क्या कहा जाता है कि इन्फ्रेंस है, मतलब इन्फ्रेंस यानी अनुमान लगाना, दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट. वो अनुमान लगाना, इंडक्शन से ही हम चीजों की शुरुआत कर सकते हैं. अप्लाइंग दीज मेथड्स टू द डेटा ऑफ एक्सपीरियंस, द वैशेषिका एस्टैब्लिशेस अ नंबर ऑफ कैटेगरीज और क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू विच वर्ड्स रेफर एंड द मेंबर्स ऑफ दीज क्लासेस. दीज कैटेगरीज आर सब्सटेंस, क्वालिटीज, एक्शन, यूनिवर्सल, पर्टिकुलर, कॉम्बिनेशन. तो वैशेषिका में कुछ कैटेगरीज है, कुछ क्लासेस है, और बाकी जो है वो इन्हीं क्लासेस के मेंबर्स है. तो एटम्स है, most substances are held to be eternal while their combinations are transient. तो एटम्स जो है वो तो एटर्नल है, बेसिक उसकी चीज, लेकिन उनके कॉम्बिनेशन, मतलब दो अलग अलग टाइप के एटम्स जब साथ मिलके बन रहे हैं वो ट्रांजिएंट है, मतलब वो चेंज होती रहती है, वो चीज बिगड़ती. जैसे कि ट्री के एटम्स है, तो फिर उसके बाद वो वुड में कन्वर्ट हुआ, वो वुड टेबल में कन्वर्ट हुई, टेबल से वो फिर सड़ के वो जगह. तो एटम एटर्नल है, उसका सबसे इनडिविजिबल फॉर्म जो रहेगा वो एटर्नल है, लेकिन वो अपने फॉर्म को चेंज करते जा रहा है. द सोल इज अज्यूम्ड एज अ सब्सटेंस विच इज द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस एंड विच इज एटर्नल. द न्याय ब्रांच स्पेशलाइज्ड इन डिबेट एंड लॉजिक आफ्टर सेंचुरीज ऑफ क्रिटिसिज्म बाय द बुद्धिस्ट ऑफ देयर समवॉट मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स and vigorous polemic against these philosophical opponents. The new reunited school, which came to be known as the Navya Nyaya, carefully reworked its whole doctrine as in principle a theory of knowledge. Inquiry into our means of knowing anything, into our other use of the old Nyaya and the Navya Nyaya were both theist in strong opposition to the Buddhists, whereas the Vaiseshika, at least in the early period, was atheist. तो यही बात हो रही है कि शुरुआत में जैसे वैशेषिका जो था वो वेदास को नहीं मानता था, उससे ओरिजिन नहीं हुआ था, लेकिन बाद में जाके वन ऑफ द मोस्ट ब्राह्मणिकल स्कूल्स में वैशेषिका डेवलप हुआ. इसी तरीके से जो न्याया है, द नव्य न्याया एंड द ओल्ड न्याया, वो जो है वो स्ट्रांगली थीस्ट है, भगवान को मानने वाला है, और
With the Turkish conquest of much of India in the 13th and 14th centuries, Buddhism and several other schools were obliterated, and Indian philosophy led a very restricted and precarious existence in the religion still under Indian rule. तो टर्किश उसके बाद होने के बाद क्या हुआ कि अब ये चीजें जो थी वो हमारे लिए एंशंट हो चुकी थी, लेकिन हमारे लिए एंशंट हो चुकी थी, हमारा फोकस इस पे बहुत कम बचा था और बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड लाइफ जीने लगा था, क्योंकि टर्किश इन्फ्लुएंस, सूफिज्म, इस्लामिज्म बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ गया था. द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्कूल ऑफ फिलोसफी विच सर्वाइव्ड इन दिस डार्क एज इंडियन फिलोसफी के लिए वो था नव्य नाया, इस्टेब्लिश्ड इन तिराभुक्ति. इन कंक्लूजन तो हमें नोट करना चाहिए कि दिस आउटलाइन omits to discuss Indian ethics and other branches of philosophy being limited to the central problem of knowledge. And knowledge की थ्योरी क्या कही जाती है? एपिस्टोमोलॉजी. तो इस बुक में जो एक ही बॉर्डर में अब हमने पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया और पूरे में एपिस्टोमोलॉजी की बात करी जा रही है, मेटाफिजिक्स या एथिक्स के बारे में या अदर ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी के बारे में बात नहीं की जा रही है. एंड विद दिस आवर यूनिट 1 ends.